यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज यूनिट 1 के क्विक शॉट की वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग यूनिट 1 को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जो भी सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैल्यू एजुकेशन एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। वैल्यू एजुकेशन बेसिकली ऐसे समझे तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग ये समझते हैं कि एक परफेक्ट ह्यूमन के लिए कौन सी वैल्यूज होती हैं जिनके अकॉर्डिंग ह्यूमन को लीव करना चाहिए सोसाइटी के अंदर, ताकि वो हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी हार्मनी को भी अचीव कर सके। ये बेसिकली हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। जो बेसिकली वैल्यू एजुकेशन है वो इस तरीके से है क्योंकि ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स में हेल्प करता है। जैसे हमें खुद के बारे में जानने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, खुद के बारे में समझने में मदद करता है, जिसके थ्रू हम अपने लाइफ के अंदर अच्छे डिसीजंस अपने हित में बना सकते हैं। फिर ये बेसिकली नॉलेज को संस्कार यानी कि राइट बिहेवियर के साथ कंबाइन करता है। साथ के साथ अगर हम खुद के बारे में अच्छे तरीके से समझेंगे तो हम खुद के वीकनेसेस, खुद के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, खुद के बारे में डीप डाइव करके जान सकेंगे, जिसके थ्रू हम मॉडर्न प्रॉब्लम्स जो कि बेसिकली मेंटल डिसऑर्डर्स होती हैं जैसे कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी और रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स, उनको हम अच्छे से समझ सकते हैं। सिंपली हम लोग ये समझें कि जब हम लोग खुद के बारे में जानेंगे तो हम लोगों का एक बेटर, ऐसे बोले तो बेसिकली हमारी लाइफ एक रेनबो की तरह हो जाएगी, जिसके अंदर हम खुद को समझ पाएंगे कि हमारे लिए ये अच्छा है, हमारे लिए ये गलत है, जिसकी वजह से होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा हमारे अंदर, बेसिकली हमारी फैमिली, सोसाइटी, सबके अंदर। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं, हमारे लिए पढ़ना और पढ़ करके पैसे कमाना मूल सिद्धांत, एक्चुअल प्रिंसिपल नहीं है। पढ़ना, उसको सही तरीके से अपने लाइफ के अंदर इनकलकेट करना, राइट बिहेवियर्स को अपने लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करना, ये होता है वैल्यू एजुकेशन का एक सिंपल प्रिंसिपल। तो वैल्यू एजुकेशन बेसिकली क्या करता है, हमारे लिए एक बैलेंस्ड इन्वायरमेंट क्रिएट करता है और बैलेंस्ड डेवलपमेंट हमें देता है जब हम वैल्यू एजुकेशन को अच्छे से समझते हैं तब। देखिए, इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया गया है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट सेल्फ, बॉडी, सोसाइटी और फैमिली के बीच में हम लोग वैल्यू एजुकेशन के थ्रू इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये डायग्राम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है? ये एक इंटरनल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग खुद के बारे में समझ सकते हैं, लॉजिकली वेरीफाई कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। सबसे पहला स्टेप जो होगा सेल्फ एक्सप्लोरेशन का, वो होगा एक प्रपोजल से स्टार्ट करना, जिसके बारे में बेसिकली हमें कोई आइडिया दिया जा सकता है सोसाइटी के द्वारा, बुक के द्वारा या फिर टीचर के द्वारा। हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको और अच्छे से समझेंगे। दूसरे स्टेप पे आता है सेल्फ वेरिफिकेशन, यानी कि हमें खुद के इनर फीलिंग, इनर हमारा कैसा बिहेवियर है, किसी चीज़ के लिए हमारा रिस्पॉन्स कैसा है, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। थर्ड नंबर पे आता है एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन, यानी कि जो भी प्रपोजल होगा, जो भी सारे हमें टास्क दिए गए हैं, उनको हम लोग रियल टाइम बेसिस पर टेस्ट करेंगे और ये पता करने की कोशिश करेंगे कि उसके जो बेसिकली रियल टाइप में हमने उसका सिमुलेशन किया तो हमें उसके रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं। ठीक है। फोर्थ स्टेप आता है, जो अब हमने देख लिया कि ये चीज़ हमारे लिए सही हो सकती है, इसका रिजल्ट कैसा मिल रहा है, अच्छा है या बुरा है, तो हम लोग उसको अपने अकॉर्डिंगली अपने अंदर एक्सेप्ट कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि हाँ, ये प्रैक्टिस में अगर लिया जाए तो इसके जो रिजल्ट्स आएंगे, जो आउटकम होंगे वो अच्छे होंगे। एग्जाम्पल जैसे हम लोग समझना चाहेंगे, हमें अगर मान लेते हैं कि प्रपोजल मिला कि एंगल, जो बेसिकली हमारे लिए एंगर यानी कि जो गुस्सा होता है वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। फिर हमने क्या किया, बेसिकली एक सेल्फ वेरिफिकेशन के लिए जब हम लोगों ने चेक किया कि हाँ एंगर होता है, तो हम लोग खुद को महसूस करते हैं कि नहीं, जब झगड़ा वगैरह हो जाता है जैसे गुस्से में, तो उसके बाद हम लोग महसूस करते हैं कि नहीं, हमने कुछ गलत काम कर दिया। ये हो गया सेल्फ वेरिफिकेशन। एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन का मतलब क्या हुआ कि अब हम लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया कि नहीं, झगड़ा होने के बाद जिससे हम बात करते थे उससे हमारा बात करना छूट गया। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि हमारे पास एक एक्सेप्टेंस मिली कि नहीं, गुस्सा करना वाकई में एक गलत चीज़ है। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन जो होता है वो बेसिकली आउटसाइड इन्फॉर्मेशन, जो बाहरी इन्फॉर्मेशन है, उसको पर्सनल ट्रूथ यानी कि हमारे लिए इनर सेल्फ हमको समझाता है, हमारे इनर सेल्फ को, कि ये चीज़ हमारे लिए गलत होगी, ये चीज़ हमारे लिए सही होगी। बस किसी तरीके से नहीं, एक प्रैक्टिकल लॉजिकल वे के थ्रू, जिसके अंदर 4 स्टेप प्रोसेस फॉलो होता है। वहीं डायग्राम यहाँ पे दिया गया है कि हमें बेसिकली बाहर से कोई आइडिया मिलती है, उसको हम लोग नेचुरली एक्सेप्ट करते हैं, फिर बेसिकली उसके अनुसार हम लोग उसको प्रूव करते हैं। जैसे एक पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करना है तो हमें दिया गया कि प्रूफ करो पाइथागोरस थ्योरम को, फिर हमने बेसिकली माना कि चलो भाई ये सही है, अब इसको हम लोग प्रूफ करने के लिए चलते हैं, तो सेल्फ वेरिफिकेशन हो गया। फिर एक्सपेरियंशियल वैलिडेशन, यानी कि हम उसको प्रूफ करने के लिए जो भी सारे फॉर्मूले यूज कर सकते हैं उसको करेंगे, फिर जब प्रूफ हो जाएगा तो उसको हम लोग नेचुरली क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ये 4 प्रोसेस है। अब हम लोग प्री कंडीशनिंग वर्सेस नेचुरल एक्सेप्टेंस के बारे में समझ लेते हैं। प्री कंडीशनिंग का सिंपल मतलब ये होता है कि हमें बचपन से कुछ बातें बता दी गई और हम लोगों ने उसको मान लिया, हमने ये कोशिश भी नहीं किया कि वो बात हमारे लिए सही है या गलत है। जबकि नेचुरल एक्सेप्टेंस होता है
कि उसके अंदर हम लोग ये चेक करते हैं कि ये चीज़ सही है या गलत है, उसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें। और ये सबसे ज़रूरी होता है अपनी लाइफ के अंदर इस चीज़ को अडॉप्ट करना कि नेचुरल एक्सेप्टेंस कहीं ज़्यादा बेहतर है प्री कंडीशनिंग से, क्योंकि प्री कंडीशनिंग जो होगा वो सोसाइटी या फिर मीडिया से आता है, जो अक्सर कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और इसकी वजह से स्ट्रेस होता है, गलत डिसीजंस हम लोग अपनी लाइफ के अंदर बना लेते हैं। जैसे सोसाइटी ने बोला कि आप, एक बच्चा है 95% आया है और आपका बच्चा है कि निहायती गँवार है, वो पढ़ाई नहीं करता है, ऐसा नहीं। हमें खुद के लिए खुद से हमें ये टेस्ट करना होगा, खुद से ये पता करना होगा कि क्या ये प्री कंडीशनिंग के अंदर इस चीज़ को हम डालेंगे या नेचुरल एक्सेप्टेंस के अंदर। जब भी नेचुरल एक्सेप्टेंस की बात आएगी तो हम लोग उसको एक्सपीरियंस करेंगे। बेसिकली नेचुरल एक्सपीरियंस जो होता है या फिर नेचुरल एक्सेप्टेंस जो होता है वो अंदर से आता है और ये मोस्ट ऑफ द टाइम लॉजिकली करेक्ट होगा, क्योंकि हम लोगों ने जो भी डिसीजन बनाया वो उसके बेसिकली यस और नो दोनों चीज़ों को देख करके डिसीजन बनाया। बस अपने कान के अंदर नहीं डाल लिया हमने, उसके बारे में काफ़ी सारे डिसीजंस बनाए, काफ़ी सारी चीज़ें सोची कि ये करने पे क्या हो सकता है, ये करने पे क्या हो सकता है, तब जा कर के हमने उसको एक्सेप्ट किया। इसी की वजह से नेचुरल एक्सेप्टेंस बोलेंगे इसको, जिसके अंदर बेसिकली स्टेबल परमानेंट पीस हमें अचीव होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के थ्रू समझने की बात करें तो हमारे प्री कंडीशनिंग बचपन से क्या बता दी जाती है कि पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो और उस पढ़ाई करके पैसे कमाना उससे, ये प्री कंडीशनिंग है। लेकिन जब हम पढ़ाई करते हैं वाकई में, व्हेन वी विल रियलाइज आउट, जब ये हम रियलाइज करेंगे, समय काफ़ी बीत जाता है उसमें नेचुरल एक्सेप्टेंस होने में। जब हम रियलाइज करते हैं तो देखते हैं कि पढ़ाई करना कहीं ज़्यादा बेहतर है जॉब करने से, पैसे कमाने से, क्योंकि पढ़ाई करने के दौरान हम अपने माइंड को कंटिन्यूसली ट्रेन करते हैं, नेचुरल एक्सेप्टेंस ही सिखाते हैं पढ़ाई का यूज करके। यही समझने वाली बात है। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस एज अ टॉपिक आप ना समझें, इसको मैं और आप अपनी लाइफ के अंदर अडॉप्ट करने की कोशिश करें, किसी भी चीज़ पर आंख बंद करके विश्वास करने की बजाय। तो जो ट्रू हैप्पीनेस होता है वो यही एक्सप्लेन करता है कि प्री कंडीशनिंग पर अपने आप को लात देने की बजाय खुद को नेचुरल एक्सेप्टेंस की तरफ ले जाएं और खुद को एक ऐसा व्यक्ति बनाएं या एक ऐसे बेसिकली पर्सन के रूप में डेवलप करें जो कि नेचुरल एक्सेप्टेंस के ही सिद्धांत प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। यहाँ पर समरी दी गई है नेचुरल एक्सेप्टेंस और बिलीफ के बारे में। हैप्पीनेस वर्सेज एक्साइटमेंट, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्साइटमेंट का सिंपल मतलब ये होता है कि टेम्प्रोरी प्लेजर जो हम लोग अचीव करते हैं अपने सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू, जो कि शॉर्ट टर्म होता है और क्विकली फेड कर जाता है, और ये मोर ओवर डिपेंड करता है जैसे बाहरी चीज़ों पर, जैसे कि बेसिकली बोल सकते हैं खाना, मूवीज़ और ऑब्जेक्ट्स पे। जबकि हैप्पीनेस की बात करें तो ये एक स्टेबल कंटिन्यूअस स्टेट होता है जिसके अंदर हम लोग अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस अचीव करते हैं, महसूस करते हैं। ये बेसिकली लॉन्ग टर्म होता है और कंटिन्यूअस यानी कि लगातार होता है। ये वैसा नहीं होता कि फेड करते रहता है टाइम के साथ साथ। ये बेसिकली लाइफ के बारे में, बाहरी और अंदरी दोनों चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से समझ करके हम लोग हैप्पीनेस को डेवलप कर सकते हैं। जैसे अगर एक पिज़्ज़ा या फिर बर्गर हम लोग खाते हैं तो हमें टेम्प्रोरी एक्साइटमेंट मिलता है कि नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन एक अच्छी फैमिली रखना जो कि बेसिकली नेचुरल एक्सेप्टेंस के प्रिंसिपल्स पे काम करती है, वो ज़्यादा हैप्पीनेस देगी हमें और वो ज़्यादा बेटर होगी बजाय कि एक्साइटमेंट के, कि नई गाड़ी आई तो हमने एक्साइट हो गए और उसके बाद पता चला कि घर में कलह और झगड़े हो रहे हैं, वो घर सही नहीं है। बजाय उसके हैप्पीनेस हो फैमिली के अंदर, लोग एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझें, एक दूसरे के ओपिनियंस को अच्छे से रिस्पेक्ट करें, वो ज़्यादा बेहतर है। एंड दैट इज़ वाई वैसी फैमिलीज बेटर ग्रो करती हैं, उनके अंदर हैप्पीनेस होता है एक्साइटमेंट की बजाय। तो जो सेंसेस, अगर एक इंडिविजुअल एक पर्सन के रूप में बात करें तो जो सेंसेस सेंसरी ऑर्गन्स होती हैं वो हमें टेम्प्रोरी प्लेजर देती हैं, जबकि अगर हम चीज़ों को अच्छी तरीके से समझें कि हम कौन हैं और जिस चीज़ को हम देख रहे हैं, जिस चीज़ को हम एंजॉय करना चाहते हैं वो कौन है, तो वो हमें ज़्यादा लॉन्ग टर्मल हैप्पीनेस देगी। क्योंकि जब हम ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे तो हम अच्छे डिसीजंस लाइफ के अंदर बना पाएंगे, और जब अच्छे डिसीजंस हम बना पाते हैं तो अच्छी चीज़ों को हम अपने लाइफ के अंदर ला पाते हैं। यहाँ पर एक सिंपल डायग्राम दिया गया है, देख सकते हैं। एक्साइटमेंट के अंदर जो कर्व होती है वो कैसे होती है और जो हैप्पीनेस होती है उसकी कर्व ऐसे कैसे होती है। लेकिन हैप्पीनेस का जो कर्व होता है उसको अचीव करने में काफ़ी टाइम लगता है। एक्साइटमेंट तो एक पल की चीज़ है, आप जब चाहें तब एक्साइट हो सकते हैं, लेकिन एक्साइटेड होना, पहली बार में जितने लेवल पे आप एक्साइट हुए, अगली बार उससे ज़्यादा आपको लेवल लगेगा एक्साइट होने के लिए। इसलिए एक्साइटमेंट से बचें और हैप्पीनेस के लिए अपने लाइफ के अंदर एक पाथ बनाएं, रास्ता बनाएं। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस। एक स्टैंडर्ड आदमी जो कि लालच से भरा हुआ नहीं है, जिसके पास लाइफ के अंदर एक्चुअल जो बेसिकली जिसने यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ को अपने लाइफ के अंदर अडॉप्ट किया है, अपने लाइफ के अंदर उतारा है, उसके लिए क्या ज़रूरी होता है। तो जो भी ह्यूमन बींग जो ग्रीड से डायरेक्टेड नहीं है, वो यूएचबी के बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन से डायरेक्टेड है, उसके लिए दो चीज़ें मायने रखती हैं। पहला कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एक्साइटमेंट की बजाय, और दूसरा प्रॉस्पेरिटी। हम लोग समझ लेते हैं
हैप्पीनेस के बारे में जैसे बेसिकली हमने जैसे समझा कि जो ग्राफ होती है वो स्ट्रेट होती है, बोले तो कांस्टेंट ग्राफ होती है, जिसमें हम लोग कभी भी सेंसरी प्लेजर्स या फिर एक्साइटमेंट होती है। ऐसा नहीं होता कि एक व्यक्ति ऐसा ही हो जाएगा कि उसके लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं होगा, बट वो एक्साइटमेंट को भाव देना बंद कर देता है। उसके लिए जो लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हैप्पीनेस ऐसी हो, लाइफ ऐसी हो जिसके अंदर एक्साइटमेंट अपना घर बना के ना बैठ जाए, बजाय वो हैप्पीनेस रखता है अपनी लाइफ के अंदर। कंटिन्यूअसली ये देखता है कि जो लाइफ है वो कैसे चल रही है, अच्छे डिसीजंस बनाता है, नेचुरल एक्सेप्टेंस पे वर्क करता है। ये होती है हैप्पीनेस। फिर आती है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का सिंपल मतलब ये होता है कि हमारे पास इनफ फिजिकल फैसिलिटीज हों, चाहे बोले बेसिकली बोले तो हम लोग मटेरियलिस्टिक इतने कैपेबल हों कि हमारे लिए जो भी सारे बेसिक नीड्स हैं उनको हम लोग फुलफिल कर पाएँ। इसका सिंपल मतलब ये नहीं होता है कि इतना पैसा एक्यूमुलेट कर लें कि घर तोड़ा तो घर के अंदर से पैसा निकल रहा है, पलंग तोड़ा तो पलंग के अंदर से पैसा निकल रहा है, वो नहीं है। प्रॉस्पेरिटी का सिंपल मतलब ये होता है कि हमारे पास इतनी मनी हो, इतना वेल्थ हो कि हम लोगों की जो बेसिक नीड है लाइफ की, जो बेसिक हम लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हम लोग अपने अंदर अचीव कर पाएँ, जिसके थ्रू हम लोग बेसिक हैप्पीनेस के प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट कर पाएँ अपनी लाइफ के अंदर। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि आपके पास हो सकता है कि 1000 रुपये हो और आप अगर हैप्पीनेस को चेस कर रहे हैं तो आप हैप्पी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 1 करोड़ हो और उसके बावजूद आप ये नहीं समझते कि आपके लिए हैप्पीनेस कितना मायने रखती है। उस केस में आप प्रॉस्पेरिटी को लैक करेंगे। तो जो ह्यूमन फुलफिलमेंट है वो बेसिकली क्या होती है, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और फीलिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी दोनों को कंबाइन, दोनों बेसिकली जब हैंड इन हैंड चलते हैं तब जा करके हम लोग अपनी लाइफ के अंदर जो हैप्पीनेस का ग्राफ था उसको अचीव कर पाते हैं। वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि जो बेसिक ह्यूमन फुलफिलमेंट होती है वो कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी का एक हैंड इन हैंड कॉम्बिनेशन होती है। 4 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। जो एक ह्यूमन होता है वो 4 डायमेंशंस में बेसिकली लिव करता है, खुद के अंदर सेल्फ, बॉडी, फैमिली और सोसाइटी। अगर बेसिकली नेचुरल एक्सेप्टेंस को इन किसी में इग्नोर करता है, यानी खुद के सेल्फ के अंदर या फिर अपने बॉडी के जो बेसिकली नीड्स हैं उनके अंदर या फिर फैमिली के अंदर या फिर सोसाइटी के अंदर, तो उसको डिफरेंट तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स देखने पड़ सकते हैं। जैसे सेल्फ की बात करें तो इसमें हम लोग अपने थॉट्स और अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। बॉडी की बात करें तो उसके अंदर हम लोग फिजिकल और मटेरियलिस्टिक नीड जो होती हैं उनको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना, इतना अर्न करना कि हम लोग प्रॉस्परस लाइफ जी सकें। फैमिली की बात करें तो उसके अंदर बेसिकली ट्रस्ट और रिलेशनशिप्स पर हम लोग अपने आप को बेसिकली कैपेबल बनाते हैं कि हम लोग रिलेशनशिप्स को अच्छे से लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाएँ। सोसाइटी की बात करें तो इसके अंदर बेसिकली हम लोग सोसाइटी के अंदर या फिर जो सोशल सिस्टम जो भी बेसिकली प्रिपेयर किया गया है, सोशल आर्किटेक्चर, उसको सोसाइटल बेसिकली प्रेशर, सोसाइटल आर्किटेक्चर, उसको हम लोग अपने ऊपर हावी ना होने दें, हम लोग उसको फॉलो करें अच्छे तरीके से। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो जब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होगा जिसमें बेसिकली हम लोग नेचुरल एक्सेप्टेंस को यूज नहीं करेंगे तो हमें ऑब्वियसली मैंने जैसे बताया था कि हम डिसीजन बनाने में दिक्कत होगा, हमें कन्फ्यूजन होगा, एनेक्जाइटी, स्ट्रेस होगा खुद के अंदर। जबकि एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो हम लोग नेचुरल एक्सेप्टेंस की बजाय प्री कंडीशनिंग पर जब चलेंगे तो हमें आर्ग्यूमेंट देखने को मिल सकते हैं, फाइट देखने को मिल सकते हैं, फैमिली और सोसाइटी के अंदर डिसहार्मनी देखने को मिल सकती है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें तो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट जो है उसके अंदर आता है कि बेसिकली जो प्री कंडीशनिंग, हमने किसी से कुछ सुना और हम अपने फ्रेंड से फाइट करने लग गए, जबकि हमें नेचुरल एक्सेप्टेंस से ये पता करनी चाहिए थी कि क्या ये जो बात है वो सही हो सकती है, जिसको हम लोग बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो क्रिटिकल थिंकिंग। जबकि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कन्फ्यूजन की कब क्रिएट करेगी हमारे लिए, जब हम मोबाइल कंटिन्यूसली चला रहे हैं काफ़ी देर से, लेकिन हमारे माइंड में ये पता चल रहा है कि नहीं अभी हमारे लिए पढ़ना या फिर हमारे लिए कोई स्किल लर्न करना ज़्यादा ज़रूरी है, बट हम जब ये नहीं करते हैं तो वो हमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है 4 डायमेंशंस के अंदर कि आपको इन चारों डायमेंशंस के अंदर नेचुरल एक्सेप्टेंस का यूज करना है। और जब आप नेचुरल एक्सेप्टेंस का यूज करेंगे तो आप बेटर तरीके से रिलेशनशिप्स को चला पाएंगे, अपने आप को बेहतर तरीके से चला पाएंगे, अपनी बॉडी को बेहतर तरीके से ट्रेन कर पाएंगे, जिसके थ्रू आप इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर पाएंगे, अच्छी तरीके से खुद को समझा पाएंगे इन द लॉन्ग टर्म, और हैप्पीनेस के ग्राफ को आप अचीव कर पाएंगे। इस डायग्राम में यही बताया गया है कि जो सेल्फ है वो एक बेसिकली बोलें तो बॉडी, फैमिली, सेल्फ भी आया और सोसाइटी, इन सभी को बेसिकली क्या करता है, हार्मनी बनाने की चलने की कोशिश करता है। और हार्मनी तभी आ पाएगी जब आप नेचुरल एक्सेप्टेंस के रास्ते में चलेंगे बजाय कि प्री कंडीशनिंग में चलें, क्योंकि हमने एग्जांपल देखा था उसके केस में इंटरनल या फिर एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। प्रोग्राम फॉर कंटिन्यूअस हैप्पीनेस। तो जो कंटिन्यूअस हैप्पीनेस थी उसको अचीव करने के लिए हमें 3 बेसिक और मेन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर फोकस करना होगा जो कि जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। सबसे पहले आती है राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब इनर एज वेल एज आउटर सेल्फ दोनों चीज़ों को ऑब्जर्व करना और खुद के थॉट्स,
फीलिंग्स, इन सब चीज़ों को अच्छे से एग्जामिन करना। सेकंड चीज़ जो है वो है गुड रिलेशनशिप, यानी कि रिलेशनशिप्स को जैसे हमने पढ़ा ना कि हार्मनी मेंटेन करना पड़ता होता है, तो हार्मनी मेंटेन करना है सोसाइटल स्ट्रक्चर के थ्रू, फैमिली की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर म्यूचुअल फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप्स और ट्रस्ट को मेंटेन करना होता है। फिजिकल फैसिलिटीज़ की बात करें तो वहीं बेसिकली नेसेसरी फिजिकल जो भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं हमारी बॉडी के लिए, सोसाइटी के लिए, उनको एक्यूमुलेट करना, पाइलअप करना या फिर बेसिकली होल्ड करना, मतलब गैदर करना, ताकि हम लोग अच्छे से रिलेशनशिप्स को सस्टेन कर सकें। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है इसके अंदर कि उतना भी रिसोर्सेज ना एक्यूमुलेट कर लेना जिससे और भी जो सोसाइटी है उसकी हार्मनी को डिस्टर्ब कर दिया जाए। जैसे हम लोग अगर ये समझते हैं कि बेसिकली हमारे लिए एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि अगर जैसे हम लोग मनी अर्न करते हैं तो वो मनी कितना भी हम अर्न कर लें वो हमारे लिए यूजलेस हो जाएगा अगर हमारे लिए पीस ऑफ माइंड हमारे अंदर नहीं है। यानी हम ये नहीं समझते हैं कि उस पैसे का क्या उपयोग हो सकता है या उस पैसे से हम क्या बेहतर कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी अगर हम ह्यूमंगस बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी अर्न करते हैं बट उस मनी का यूज हमें नहीं पता है तो ऑब्वियसली इट विल नॉट लीड अस टू द राइट पाथ। बोले तो इंटरनल कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें क्रिएट करेगी। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले खुद के बारे में समझें, फिर रिलेशनशिप और फिर फिजिकल फैसिलिटीज यानी फिजिकल रिसोर्सेज के बारे में अच्छे से समझें। यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर दिया गया है जो कि नॉन नेगोशिएबल, यानी इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। इस चीज़ को आप अच्छे से समझें, यही यहाँ पर बताया गया है। थैंक यू अलॉट। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ यूनिट 2 के क्विक शॉर्ट की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जो भी सारे टॉपिक्स हो हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ह्यूमन बींग इज इक्वल टू को एग्जिस्टेंस। बेसिकली ह्यूमन बींग जो है वो को एग्जिस्टेंस है आई यानी कि सेल्फ, जो कि कॉन्शियस जिसको बोलते हैं, जिसको चेतना बोल सकते हैं, और मटेरियल बॉडी यानी चेतना और ह्यूमन बॉडी दोनों मिला करके जो एक ह्यूमन बींग है वो डेवलप होता है। जब सेल्फ आई की बात करें तो वो क्या होता है, कॉन्शियस पार्ट होता है जो कि बेसिकली क्या करता है, थिंकर होता है, फील करता है, डिसीजन बनाता है। जबकि हम लोग द बॉडी की बात करें तो वो बेसिकली क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन होता है जिसको हम लोग फिजिकल पार्ट बोल सकते हैं, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट की तरह वर्क करता है हमें डिफरेंट चीज़ों को अपने लिए अचीव करने के लिए, जिसके लिए हमें डिफरेंट तरीके के इंस्ट्रक्शन रूल्स देने होते हैं अपनी बॉडी को कि ये चाहिए ये करो, ये चाहिए ये करो। जैसे अगर हमें भूख लगती है तो बेसिकली कॉन्शियसनेस के थ्रू हम लोग हंग्रीनेस को फील करते हैं और डिसीजन बनाते हैं, और डिसीजन बनाने के बाद बेसिकली हम लोग अपने बॉडी पार्ट्स यानी कि हैंड का यूज करते हैं फूड को गेट करने के लिए और ईट करने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि ह्यूमन बींग जो है वो क्या है, को एग्जिस्टेंस। ऐसे बोले तो बेसिकली म्यूचुअल हैंड इन हैंड रिलेशन ऑफ सेल्फ आई एंड द बॉडी, ये दोनों चीज़ों का है। तो सेल्फ यानी कि कॉन्शियस सेल्फ और बॉडी यानी कि फिजिकल सेल्फ या फिर फिजिकल पार्ट। उसी चीज़ को यहाँ डायग्राम में एक्सप्लेन किया गया है और आप इसे अपने एग्जाम के अंदर बना सकते हैं। सेल्फ वर्सेज बॉडी कोर डिफरेंसेस। जो सेल्फ और बॉडी हैं वो इंटायरली नेचर, नीड्स और एक्टिविटीज़ पर डिफर करती हैं। कैसे? नेचर का मतलब क्या हुआ कि बेसिकली जो सेल्फ होता है वो कॉन्शियस पार्ट होता है, यानी कि जिसके अंदर चेतना होती है, जो चीज़ों को फील कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। और बॉडी जो होती है वो प्योरली मटेरियलिस्टिक होती है, जिसके लिए फिजिकल नीड्स होते हैं। जैसे जी बेसिकली हम लोग बात करें परमानेंस या फिर बेसिकली नीड्स की बात करें तो जो नीड होता है सेल्फ का वो कॉन्टिन्यूस नीड्स होती हैं। जैसे वो लिबरेशन चाहता है, वो अच्छी अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर चाहता है। जबकि बॉडी की जो नीड्स हैं, जैसे अगर कोई घाव हुआ तो उसको हम लोगों को वुंड बेसिकली हुए तो उनको बेसिकली फिक्स करना है या फिर हमें उनको ठीक करना है तो हमें डॉक्टर चाहिए इस चीज़ के लिए। एक्टिविटीज़ की बात करें तो जो सेल्फ होता है वो बेसिकली क्या करता है, थिंक करता है और फील करता है। जबकि बॉडी जो होती है वो सेल्फ को थिंक और फील करने के लिए चीज़ें प्रोवाइड करती है। जैसे जो बॉडी होती है वो ईट करती है, वॉक करती है और ब्रीथ करती है। एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझना चाहें तो हमें बेसिकली जो रिस्पेक्ट चाहिए वो कॉन्टिन्यूअस होता है, जो कि बेसिकली नीड के अंदर आएगा। जबकि हमें फूड कब चाहिए, जब हमें हंगर फील होगा, यानी हम जब भूखे या फिर प्यासे महसूस करेंगे तब हमें खाना या फिर पानी चाहिए। कन्फ्यूजन तब क्रिएट होता है जब हम अपने कॉन्शियस सेल्फ को अपनी बॉडी अज्यूम कर लेते हैं और बॉडी की नीड्स को कॉन्शियस सेल्फ की नीड्स अज्यूम कर लेते हैं, यानी दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस नहीं मानते हैं, तब असली कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इस टेबल को आप अपने एग्जाम में बना सकते हैं, उसी चीज़ को यहाँ पर समराइज किया गया है। सेल्फ और जो बेसिकली बॉडी है उनको नीड्स को हम लोग क्वालिटेटिव वर्सेज क्वांटिटेटिव नीड्स बोलेंगे। यानी कि जो नीड्स हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं, उनको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कौन और किसकी ये नीड्स हैं। जैसे अगर हमारी सेल्फ, हमारी कॉन्शियस सेल्फ की जो नीड्स होंगी उनको हम लोग क्वालिटेटिव फीलिंग्स बोलेंगे। जबकि जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव फिजिकल आइटम्स के थ्रू बोलेंगे। यानी उन्हें क्वांटिटेटिव फिजिकल आइटम्स चाहिए जिसके लिए हम लोग बोलेंगे क्वांटिटेटिव नीड्स। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। बेसिकली नीड्स ऑफ आई क्वालिटेटिव, इसके अंदर आती है हैप्पीनेस,
पीस, रिस्पेक्ट और सेटिस्फैक्शन। इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं कि हमें 2 किलो हैप्पीनेस चाहिए, 4 किलो पीस चाहिए, 10 दर्जन रिस्पेक्ट चाहिए। ये सब चीज़ें मेजर नहीं की जा सकती हैं। जबकि हम लोग नीड्स ऑफ बॉडी यानी कि क्वांटिटिव की बात करें तो उसके अंदर हमें फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर, तो ये सारी चीज़ें क्या है, मेजर की जा सकती हैं। ऐसा तो नहीं है कि बाजार में गए और सारे बाजार को ही अपने घर के अंदर ला के रख लिया, नहीं। जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ क्लॉथ जो होंगी वही बाई करेंगे, तो उसी की वजह से हमें अपने लाइफ के अंदर एक्चुअल हैप्पीनेस जो हमने पढ़ी थी वो मिलेगी एक्साइटमेंट की बजाय। तो हमें फूड और क्लॉथ्स को मेजर करके, मेजर इन द सेंस ऐसा नहीं कि तराजू लेकर के अब हमने स्टार्ट कर दिया उसको वजन करना कि कितना वजन है, वो नहीं। मतलब जो चीज़ें चाहिए वो क्वांटिटी में, एक फिक्स्ड क्वांटिटी के अंदर चाहिए। ये बेसिकली एक्सप्लेन करता है। जैसे अगर हम एक स्मार्टफोन बाई करते हैं तो वो एक टेम्प्रोरी एक्साइटमेंट देता है हमारी बॉडी को, न कि हमारी कॉन्शियस सेल्फ को, क्योंकि ये परमानेंट पीस हमें नहीं देगा। यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि हम लोग जो कंटिन्यूअस हम लोगों की नीड्स होगी उसको सेटिस्फाई करके हम लोग अपने सेल्फ को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। सेल्फ को सेटिस्फाई करने के लिए सेल्फ की बेसिक जो नीड्स, जो कि क्वालिटेटिव नीड्स है, उनको पीछे पढ़ना पड़ेगा और उनको हमें सेटिस्फेक्शन करना पड़ेगा। तब जाकर के हम लोग क्वालिटेटिव नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे अपनी लाइफ के अंदर। यानी हमें पीस मिल पाएगी, रिस्पेक्ट मिल पाएगी और सेटिस्फैक्शन थ्रू आउट द लाइफ मिल पाएगी। उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि सेल्फ की नीड्स को आप दिल से जोड़ सकते हैं और जो नीड्स ऑफ बॉडी है उसको बेसिकली घर और खाने से जोड़ सकते हैं। दिल यानी हार्ट, जो आत्मा बोले, जिसको बेसिकली ट्रूथ बोले, तो उससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें होती हैं। द सेल्फ, सीयर, डूअर एंड एंजॉयर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो सेल्फ होता है वो सेंट्रल मास्टर होता है। ऐसा गुरु जो कि ये सारी चीज़ों को देखता है कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं। जबकि बॉडी जो होती है वो कमांड होती है, बेसिकली जिसको हम लोग कमांड देते हैं, तो बॉडी उन कमांड्स को ही सिंपली फुलफिल करती है। एक्चुअल जो हमारा सेल्फ है वो बताता है कि हमें कौन से डिसीजंस बनाने हैं और किस तरीके के डिसीजंस बनाने हैं। द सीयर यानी कि ये बेसिकली सिचुएशंस को ऑब्जर्व करता है और उनके अकॉर्डिंग डूअर यानी कि एक्शंस बनाता है कि क्या करना चाहिए उस सिचुएशन के अंदर। और इंजॉयर जिसको बेसिकली जो रिजल्ट्स अगर अच्छे मिले तो हैप्पीनेस होगी और अगर रिजल्ट्स बुरे मिले अपनी लाइफ के अंदर तो सैडनेस होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि एग्जाम के लिए पढ़ना जरूरी है। यानी कि सेल्फ यहाँ पर क्या हुआ, डूअर की तरह काम कर रहा है। फिर बेसिकली हमने क्या किया कि जो नोट्स हैं उसको हम लोग लिखना स्टार्ट कर दिया। तो नोट्स लिखने के लिए हम लोगों ने बॉडी का एक पार्ट हैंड, जिसका बेसिकली एज एन इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किया। तो जो सेल्फ है वो क्या है, सेंट्रल मास्टर जैसे हमने बोला तो वो है। जबकि बॉडी जो है वो एक वेल डिजाइन इंस्ट्रूमेंट है जो कि सेल्फ के कहने पर चलनी चाहिए। किसी रैंडम डिसीजंस को नहीं बनाना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऑब्जर्व करना चाहिए इन सारी चीज़ों को कि हम जो एक्शंस बना रहे हैं क्या वो सेल्फ के थ्रू एज ए सेंट्रल मास्टर बना पा रहे हैं या फिर हम लोग अपनी बॉडी की नीड्स को ही सेटिस्फाई करने के लिए बना पा रहे हैं। अगर बॉडी की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग अगर लाइफ के अंदर डिसीजंस बनाएंगे तो वो हमें टेम्प्रोरी प्लेजर दे सकती हैं, लेकिन परमानेंट प्लेजर जो कि कंटिन्यूअस हैप्पीनेस होगी वो नहीं मिलेगा अपनी लाइफ के अंदर। वो तभी मिलेगा जब हम अपने सेल्फ की नीड्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकेंगे तब। वही चीज़ यहाँ पर समरी के अंदर एक्सप्लेन की गई है जिसको आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि जो बॉडी है वो एक इंस्ट्रूमेंट है और जो असली क्या काम करता है वो करता है सेल्फ। यानी कि वहीं एज ए डूअर, एज ए सीयर और एज एन इंजॉयर वर्क करता है। सोर्सेस ऑफ इमेजिनेशन, जो ह्यूमन इमेजिनेशन है जिसके अंदर बेसिकली डिजायर्स आती हैं, थॉट्स आती हैं, एक्सपेक्टेशंस आती हैं, वो 3 मेन सोर्सेस से डिराइव होती हैं। जहाँ पर कि जो 2 सोर्सेस होती हैं वो बिल्कुल गलत होती हैं और जो लास्ट जो थर्ड होता है उसके बेसिस पर हमें लाइफ के अंदर अपने डिजायर्स, अपने थॉट्स और अपने एक्सपेक्टेशंस को डायरेक्शन देना चाहिए। प्री कंडीशनिंग यानी कि ब्लाइंडली सोसाइटी के द्वारा बनाए गए रूल्स को एक्सेप्ट कर लेना कि लड़का ये काम कर सकता है, लड़की ये काम नहीं कर सकती है, लड़की ये काम कर सकती है, लड़का ये काम नहीं कर सकता है। तो ये प्री कंडीशनिंग के अंदर आता है जिसके थ्रू हम लोग जो भी डिसीजंस बनाएंगे वो गलत बनेगा, क्योंकि लड़की को बोला जाएगा कि नहीं तो बाइक नहीं चला सकती, जो कि क्या है, एक तरीके से बोले तो प्री कंडीशनिंग ही है। सेंसेशन के थ्रू, सेंसेशन का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी फिजिकल सेंसेस हैं उनके थ्रू हमने देखा कि नहीं इन सारी चीज़ों को सोचना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। अगर कुछ आया कि नहीं टेम्प्रोरी प्लेजर के लिए ये किया जा सकता है, सेंसेशन ऐसे कुछ फीलिंग आई और हमने कुछ डिसीजंस बना लिए, डिजायर्स जो कि इसको बोलते हैं, तो वो सही डिसीजन नहीं करेगा। यानी प्री कंडीशनिंग और सेंसेशन के द्वारा ड्रिवन डिजायर्स या फिर ड्रिवन एक्शंस, डिसीजंस जो होंगे वो गलत होते हैं। नेचुरल एक्सेप्टेंस ही एक बेहतर मेथड होता है जिसके बारे में हमने पिछली यूनिट में भी पढ़ रखा है कि हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, वैलिडेट करते हैं, वेरीफाई करते हैं, तब जाकर के हम लोग देखते हैं कि जो डिसीजंस बनाने चाहिए लाइफ में वो सही होंगे या गलत होंगे। ये बेसिकली मैच्योर्ड सेल्फ को एक्सप्लेन करता है। तो सेल्फ ये अंडरस्टैंड करती है कि सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन की नीड्स सेल्फ की नीड्स के बराबर हैं बजाय कि बॉडी की नीड्स के। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं तो अगर हम लोग एक लग्जरी कार बाई करते हैं स्टेटस के लिए तो एक प्री कंडीशनिंग है कि नहीं समाज के अंदर अपना इज्जत होना चाहिए, जबकि अंदर से बेइज्जत है पूरे तरीके से, डिफरेंट तरीके के डिजीजेज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो इस तरीके का स्टेटस से कुछ नहीं होगा। जबकि एक आप रिलायबल कार खरीदें
जिससे कि आप ट्रैवल कर सकें, वो आपके लिए नेचुरल एक्सेप्टेंस बोलेगी, क्योंकि वो लॉजिक्स एंड प्रिंसिपल्स का यूज करके ये आपको बात बताएगी। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको अपनी लाइफ के अंदर प्रैक्टिकलिटी के अंदर उतारना चाहिए। उसी चीज़ को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि राइट अंडरस्टैंडिंग एंड कंटिन्यूअस हार्मोनी के लिए प्री कंडीशनिंग और सेंसेशंस को वैल्यू न दें, उसके ऊपर आप नेचुरल एक्सेप्टेंस को वैल्यू दें। हालांकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन एक्चुअल लाइफ जीने का ये एक अच्छा तरीका है। हार्मनी, संयम एंड स्वास्थ्य, तो जो बेसिकली सेल्फ कॉन्शियस सेल्फ आई और बॉडी के बीच एक हार्मनी तभी अचीव होती है जब हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस अपने पास रखते हैं, यानी संयम, और स्वास्थ्य को भी प्रॉपरली मेंटेन करते हैं। कैसे, आइए समझ लेते हैं। संयम यानी कि सेल्फ कंट्रोल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अपने लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग लेकर के चलना, जिसके कुछ मेथड्स हो सकते हैं। कैसे, प्रॉपरली अपने आप को नर्चर करना, प्रॉपर फूडिंग करना, फिर प्रॉपरली आपको प्रोटेक्ट करना, ये मेथड्स हैं। फिर अपनी बॉडी को प्रॉपरली यूटिलाइज करना। तो जो आई होता है वो बेसिकली संयम को प्रैक्टिस कर सकता है और अचीव कर सकता है थ्रू द कंट्रोल ऑफ द डिजायर्स। और डिजायर के ऊपर कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं हुआ कि कुछ भी रैंडमली करना स्टार्ट कर दिया। समझें कि वो डिजायर्स कहाँ से आ रहे हैं, उनके पीछे का क्या रीजन है, ये सिंपल तरीका है। स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ की जब हम लोग बात करते हैं तो ये ऐसा कंडीशन होता है जिसके अंदर सारे के सारे बॉडी पार्ट्स प्रॉपरली वर्क कर रहे होते हैं। तो इसको अचीव करने के क्या मेथड्स हो सकते हैं? प्रॉपर फिजिकल फिटनेस करें, जिसको मतलब फिजिकल फिटनेस हो, जिसको लिए हम लोग एक्सरसाइज करें, जिसके अंदर वर्कआउट आता है, जिम के अंदर जाएं, प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड लें, डाइट अच्छी लें, फिर बेसिकली अच्छे अच्छे एक्सरसाइजेज करें। ये सबसे पहला चीज़। और दूसरा, प्रॉपर मैकेनिकल ऑपरेशंस, बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट जॉइंट्स जो हों वो प्रॉपरली फंक्शन कर सकें। तो अपने डिजायर, जैसे बेसिकली हमें जंक फूड खाने का मन कर रहा है, उसको कंट्रोल करना, ये हमारे अंदर संयम यानी कि पेशेंस यानी कि सेल्फ कंट्रोल को डेवलप करेगा। और जिसकी वजह से जो अल्टीमेटली लीड करता है, जो ऊपर हमने पढ़ा, फिजिकल हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य को, तो ये बेसिकली हमारे इंजेक्शन सिस्टम, ऐसे बेसिकली बोले तो डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपरली मेंटेन करने में मदद करेगा। तो संयम क्या है? एक कॉज है, मतलब संयम एक कॉज की तरह काम करता है। और संयम को अगर हमने प्रैक्टिस किया, अचीव किया, तो हमें स्वास्थ्य, एक अच्छा स्वास्थ्य, हेल्दी लाइफ मिलेगी एज अ रिजल्ट। वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है कि संयम जो होता है वो लीड करती है स्वास्थ्य को, यानी हेल्थ इन बॉडी, और जो स्वास्थ्य होती है वो सपोर्ट करती है संयम को। क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य जब आप खुद को देखेंगे कि आप बेहतर जी रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो आपके अंदर संयम यानी कि सेल्फ कंट्रोल, जिसको बेसिकली हम लोग बोलना चाहें तो पेशेंस बोल सकते हैं, वो आपके अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइफ के अंदर भी इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी है। प्रोस्पेरिटी का राइट मतलब ये होता है कि हमारे पास उतने रिसोर्सेस हों जिसके थ्रू हम लोगों के अंदर ये फीलिंग हो कि जो हमारी एक्चुअल नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो जानी चाहिए। बेसिक नीड्स जो हैं, घर, अच्छा खाना, ये सारी चीज़ें। रॉन्ग आइडिया की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास, हम सोचते हैं कि बहुत सारा पैसा हो, उनको एक्यूमुलेट करें, बैंक के अंदर जमा करें, घरों के अंदर रखें, तो प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। नहीं, वो तरीका सही नहीं है। करेक्ट आइडिया क्या है कि हमारे जो लिमिटेड नीड्स हैं उनको अच्छे तरीके से फुलफ़िल करना, साथ के साथ प्रोड्यूसिंग मोर देन दैट ऑफ द रिक्वायर्ड, इसको बेसिकली हम लोग प्रोस्पेरिटी बोलते हैं। तो प्रोस्पेरिटी जो होता है वो एक स्टेट ऑफ माइंड होता है, ना कि फीलिंग। और बैंक बैलेंसेस को तो बिल्कुल भी आप रिलेट ना करें। जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा जिनके पास सिंपल घर होता है, वो लोग प्रोस्पेरिटी यानी हैप्पीनेस, जो कि बेसिकली वो लोग कंटिन्यूअस हैप्पीनेस, उसके साथ रहते हैं। जबकि एक बिलियनियर होता है, उसके पास भी बहुत सारा पैसा होता है, लेकिन वो अपने लाइफ को ऐसे मानता है कि वो डिप्रेशन में है, अच्छी तरीके से नहीं जी पा रहा है। तो लाइफ इज़ नॉट अबाउट द एक्यूमुलेशन ऑफ द रिसोर्सेज, इट इज़ अबाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज इन द प्रॉपर वे। ये एक अच्छी चीज़ है जिसको आप समझ सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि प्रोस्पेरिटी का मतलब ये होता है कि अपने पास उतनी चीज़ें होना जिससे कि हमारा लाइफ सस्टेनेबली चल सके। और ये तभी आता है जब हमारे पास राइट अंडरस्टैंडिंग हो, अच्छी चीज़ें हो समझने के लिए, अच्छी चीज़ें हो करने के लिए। वरना करने को तो हम कुछ भी कर सकते हैं और जिससे हमारे पास बहुत सारा पैसा आ सकता है। इसी की वजह से तो करप्शन का जन्म होता है वर्ल्ड के अंदर। लोग समझते नहीं हैं, लोग समझते हैं कि प्रोस्पेरिटी का मतलब अंधा पैसा जमा करते जाओ, जमा करते जाओ, जमा करते जाओ, जब तक मर नहीं जाते तब तक पैसा जमा करते जाओ। इट इज़ नॉट द राइट पाथ। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि प्रोस्पेरिटी इज़ नॉट अबाउट एक्यूमुलेटिंग अनलिमिटेड रिसोर्सेज। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि हम लोग इल्यूज़न मानते हैं। हम लोगों को बेसिकली ये लगता है कि ऐसी सीढ़ी बनाओ जिसमें केवल डॉलर की सीढ़ी हो, पैसा आते जाए, आते जाए, आते जाए, अनलिमिटेड डिज़ायर्स हमारे पास हो जो कि कभी फुलफ़िल होंगे नहीं। क्योंकि बोलते हैं ना कि कामना की पूर्ति कभी होने वाली नहीं है, हमारे डिज़ायर्स की फुलफ़िलमेंट कभी नहीं होने वाली है। जो एक्चुअल ट्रूथ है, जो एक्चुअल सत्य है लाइफ़ का, वो ये है कि लिमिटेड नीड्स ही आपको सैटिस्फैक्शन की फीलिंग देंगी। आप अपने नीड्स को इनफाइनाइट तक भी बढ़ाते जाएँ, आप नहीं सैटिस्फाइड होंगे। इस बात को एक्सेप्ट करने की चीज़ है और इस चीज़ को प्रैक्टिकैलिटी, प्रैक्टिस में लाने की ज़रूरत है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी होगी और भी आप इसके रिलेटेड समझना चाहते हैं कि लाइफ़ क्या है, लाइफ़ को कैसे आप अच्छे से
जी सकते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोज़ दे रखी हैं, वो आप देखें। क्योंकि ये यूनिट इस चीज़ के बारे में नहीं है कि आप पढ़ के एग्ज़ाम के अंदर नंबर ले आएँ। ये यूनिट ज़्यादातर इस बारे में है कि आप अपनी लाइफ़ को कैसे बेहतर बना सकते हैं। आप कैसे समझ सकते हैं कि आप जो एक्शंस पर ले रहे हैं, आप जो डिसीजंस बना रहे हैं, आपने अपनी लाइफ़ में जिसको चुन रखा है, वो सही है उसको, या फिर आपके बॉडी ने उसको ड्राइव किया है, आपके डिज़ायर्स ने उसको ड्राइव किया है। खैर, ज़्यादा हो गई फिलोसॉफिकल बातें, आप इसके बारे में देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारी लिंक मिल जाएंगे। थैंक यू। पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो थैंक यू अगेन। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज यूनिट 3 अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन फैमिली एंड सोसाइटी की वीडियो में आपका स्वागत है। इस यूनिट के अंदर जो भी टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हार्मनी इन ह्यूमन रिलेशनशिप, इसका मतलब होता है कि जो दो लोग हैं उनके बीच में हैप्पीनेस हो, साथ के साथ किसी भी प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट ना हो उनके बीच में। और कॉन्फ्लिक्ट ना हो ये बेसिकली एक स्ट्रिक्ट स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे होती है, जब हम दोनों के बीच में या जितने भी लोग हैं उनके बीच में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो और लोगों के फीलिंग्स इमोशंस को अच्छे तरीके से बाकी दूसरे लोग जो उस कम्युनिटी, उस ग्रुप, उस रिलेशनशिप के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो समझ सकें, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और म्यूचुअली फुलफिलिंग कनेक्शन स्टैब्लिश होता है। जैसे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि कॉलेज के अंदर रहते हैं, अगर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स नज़दीक आते हैं तो एक दूसरे के साथ वो प्रिपरेशन कर सकते हैं और एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर्स ला सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है कि जब दो लोग या दो से ज़्यादा लोग भी, कितने भी लोग अगर चाहते हैं कि बेसिकली ये भी हैप्पी रहे, हम भी हैप्पी रहें, हम भी अपनी लाइफ के अंदर अच्छी चीज़ें करें, ये भी अपनी लाइफ के अंदर अच्छी चीज़ें करें, तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ख़त्म हो जाती हैं और जो बॉन्ड बनती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनती है। फैमिली एज द बेसिक यूनिट, जो बेसिकली प्राइमरी इंस्टीट्यूशन होती है एक ह्यूमन के लिए, मैन या फिर वुमन कोई भी हो, उनके लिए बेसिकली जो भी ह्यूमन वैल्यूज होती हैं, जो भी ह्यूमन की बेसिक रूल्स, लाइफ जीने का तरीका होता है, वो हम लोग फैमिली से ही सीखते हैं। ये हमें इसेंशियल इमोशनल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। साथ के साथ जैसे एक घर बनाना है तो घर बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, उसी तरीके से इंडिविजुअल को बनाने के लिए जो भी बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं वो ह्यूमन सोसाइटी के अंदर फैमिली ही प्रोवाइड करती हैं। और पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिस तरीके से जिस किसी भी ह्यूमन की पेरेंटिंग अगर अच्छी हुई होगी तो वो आगे चल के अच्छा करेगा अपनी लाइफ के अंदर। पेरेंटिंग सबसे बड़ा रोल प्ले करती है और ये पेरेंटिंग जो है वो फैमिली का ही पार्ट है। तो ऐसे बोलें तो फैमिली जो है वो रिलेशनशिप की एक लेबोरेटरी है और ये फाउंडेशनल वैल्यूज प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से एक जो मैन होता है, एक इंडिविजुअल होता है, एक ह्यूमन होता है या फिर वुमन भी, वो सोसाइटी के अंदर अच्छे रूप से निकलती हैं और अपनी आप को लगातार एलिवेट करती हैं सोसाइटी के अंदर, जिसकी वजह से और भी लोग जो उनके कॉन्टैक्ट में, जो रिलेशनशिप में हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप जिसके बारे में हमने पहले बात किया, सभी लोग के बीच में एक प्रॉपर रिलेशनशिप मेंटेन होता है। उसका जो बेसिक नींव, फाउंडेशन होता है वो फैमिली ही रखती है एज एन इंस्टीट्यूशन। वैल्यूज इन ह्यूमन रिलेशनशिप, वैल्यूज का सिंपल मतलब ये होता है कि जो भी सारी इनहेरेंट फीलिंग्स हम पहले से पोजेज करते हैं रिलेशनशिप के अंदर, जैसे कि ट्रस्ट हो सकता है, रिस्पेक्ट हो सकती है, और ये जो वैल्यूज हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म तक चलाने के लिए, सस्टेन करने के लिए, जिसको कि बोल सकते हैं म्यूचुअल हैप्पीनेस यानी उभय तृप्ति के लिए। ये जो ह्यूमन इंटरेक्शंस हैं या फिर जो भी इंटरेक्शंस हैं उनको बेसिकली प्रेडिक्टेबल बताती हैं, यानी हम बता सकते हैं कि अगर ये आदमी रिलेशनशिप के अंदर जा रहा है तो जो रिलेशनशिप होगी वो सस्टेन करेगी या नहीं करेगी, या फिर ये कैसे आगे बढ़ाएगा रिलेशनशिप को, ये सारी चीज़ें। साथ के साथ वैल्यूज ही बताती हैं कि रिलेशनशिप स्टेबल होंगी या नहीं होंगी, मीनिंगफुल होंगी या नहीं होंगी। जैसे हम अगर अपने एक क्लासमेट की मदद करते हैं तो हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उसके लिए हमारे अंदर ट्रस्ट है, तो रिलेशनशिप बिल्ड हो रही है, स्टेबल हो रही है और मीनिंगफुल भी है, ये पता चलता है इससे। तो वैल्यूज सिंपल ये बताती हैं एक इंटरनल कंपास की तरह कि ये सब चीज़ें रिलेशनशिप के अंदर फॉलो करनी चाहिए, जिसकी वजह से जो रिलेशनशिप हो वो बेटर हो, स्टेबल हो, मीनिंगफुल हो और अच्छे तरीके से चल सके। न्याय एंड उभय तृप्ति यानी कि जस्टिस एंड म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन। न्याय का मतलब होता है कि जो जस्टिस है और फेयरनेस है, यानी हम दो लोग जो भी बेसिकली रिलेशनशिप के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन दोनों के अंदर फेयरनेस है, वो एक दूसरे की बातों को समझ पाते हैं, एक दूसरे के स्पेस, एक दूसरे की जो भी अलग चीज़ें हो सकती हैं उनको वो अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और करते हैं, तभी एक रिलेशनशिप के अंदर न्याय स्टेब्लिश होगा। जबकि उभय तृप्ति, जिसके बारे में हमने पहले भी बात किया, ह्यूमन वैल्यूज, तो इसके अंदर सभी
जो भी इंडिविजुअल रिलेशनशिप के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं वो ह्यूमन वैल्यूज़ को लेकर आते हैं, तभी जा कर के जो रिलेशनशिप होगी वो सेटिस्फाइड होगी। तो जो बेसिकली रिलेशनशिप है वो बेटर, स्टेबल, बैलेंस्ड रिलेशनशिप तभी हो पाएगी जब उसके अंदर न्याय और उभय तृप्ति दोनों को हम लोग राइट तरीके से प्रैक्टिस करें तब। जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो हमें कोई भी प्रोजेक्ट दिया जाता है और हमारी टीम में कई लोग हैं, तो उस सबसे पहले हमें एक न्याय यानी कि एक बेहतर तरीके से देखें तो क्या करना होगा कि उस वर्कलोड को पूरे लोगों में इक्वली डिवाइड करना होगा उनके कैपेसिटी के बेसिस पर। तो न्याय और उभय तृप्ति दोनों चीज़ों को रिलेशनशिप के अंदर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, रिलेशनशिप को दोबारा रिपीट करता हूँ स्टेबल, बैलेंस्ड और लॉन्ग टर्मल बनाने के लिए। तो वहीं सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो ट्रू रिलेशनशिप होती है वो एक डायरेक्शन से हम कितनी भी न्याय और उभय तृप्ति को फॉलो कर लें कोई फ़ायदा नहीं होगा, दोनों डायरेक्शन से वो इक्वली वैल्यूड, बैलेंस्ड ऑन द बेसिस ऑफ किसके, न्याय एंड उभय तृप्ति, इन दोनों चीज़ों के बेसिस पे बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो ट्रस्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास, और अच्छे तरीके से हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो ट्रस्ट है वो एक एब्सोल्यूट अश्योरेंस है जिसके अंदर एक आदमी दूसरे व्यक्ति की हैप्पीनेस चाहता है। अब हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं कि उसको नाच के दिखाएगा, हैप्पीनेस का मतलब ये होता है कि हम चाहते हैं कि वो अपना काम अपने तरीके से करे, यानी उसके न्याय और उभय तृप्ति के हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं और वो हमारे न्याय और उभय तृप्ति की रिस्पेक्ट करता है। ये चीज़ें इसके अंदर आती है। तो उसको समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि न्याय और उभय तृप्ति क्या है। तो वही बताया गया है कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ही हम लोग एक बेहतर ट्रस्ट को बिल्ड कर सकते हैं रिलेशनशिप के अंदर। जैसे हम लोगों का एक अटूट विश्वास अगर हमारे किसी भी क्लोज फ्रेंड पर है कि वो हमें कभी भी धोखा नहीं देगा, तो ये दोनों डायरेक्शन से होना चाहिए, एक डायरेक्शन से होने से नहीं होगा। क्योंकि ट्रस्ट इन अ रिलेशनशिप, या फिर ऐसे बोले तो रिलेशनशिप जो है वो दो वे रास्ता है, दोनों तरफ से वो न्याय उभय तृप्ति ट्रस्ट बेसिकली मेंटेन होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो ट्रस्ट है वो एक एब्सोल्यूट, बोले तो हमने सबसे पहले तो ये बोला कि एब्सोल्यूट अश्योरेंस है, साथ के साथ ये बेसिकली कनेक्टिविटी का एक सबसे बेहतरीन तरीका है। क्योंकि ट्रस्ट है तभी तो आप लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे, लोगों को समझ पाएंगे और लोगों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर ट्रस्ट नहीं है, आपको लगता है कि नहीं ये तो रिश्ता शुरू होने से पहले ही धोखा दे देगा मेरे को, तो फिर तो भाई बाय बाय बोल के उसको साइड हो जाना बढ़िया है। तो वहीं यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोर कॉन्सेप्ट है। ऐसे बोले तो एक बड़ा आइसबर्ग है, तो आइसबर्ग का जो नीचे वाला हिस्सा है वो ट्रस्ट है, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। बाकी सारी चीज़ें ऊपर थोड़ी सी हैं, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ है वो ट्रस्ट ही है। ट्रस्ट ही एक रिलेशनशिप को बेहतर तरीके से बिल्ड करता है। रिस्पेक्ट यानी सम्मान, ये बेसिक चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिस करना रियल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये सिंपल ये बताती है कि लोगों को पैसे, ताकत और पोजीशन के बेसिस पर जज ना करें, और उनको अपनी आंखों के सामने देख करके ये ना बोलें कि ये बहुत बड़े हैं इसलिए हम इनके साथ मीठी बातें करेंगे, और जो छोटे हैं उनके साथ बुरी बातें करेंगे, बोलेंगे कि तुम तो जीने लायक नहीं हो। ये सारी चीज़ें नहीं करनी होती हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये काफ़ी 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 ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये एक हेल्दी, ईगो फ्री और ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप बिल्ड करती है। आप नए लोगों से जुड़ पाएंगे बजाय इस चीज़ को देखे हुए कि वो कौन सा काम करते हैं और सोसाइटी में किस पोजीशन पर हैं। वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। आप उनके पोजीशन, पावर के बेसिस पर जज ना करें। आप ये देखें कि एक इंसान है, इंसान से इंसान की रिलेशनशिप बिल्ड करने का तरीका है ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, सम्मान, न्याय और उभय तृप्ति। इन सारी चीज़ों पर अपने आप को खरा उतारें। इन सारी चीज़ों पर उनको न देखें कि उनके पास बहुत पावर है, बहुत पैसा है, उसके बेसिस पर हम लोग बोलेंगे। जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ काम करने वाले लोग होंगे, कुछ चांसलर होंगे, तो दोनों को इक्वली ट्रीट करें। दोनों को अपने आंखों से जज करने के बजाय अपने कॉन्शियस सेल्फ से जज करें और ये बताएं कि नहीं, एक इंसान है, इंसान को इंसान की तरह रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, और जो करप्ट लोग हैं उनके लिए तो रिस्पेक्ट के नाम पे कुछ नहीं देना चाहिए। कोर कॉन्सेप्ट की बात करें तो जो हमारा एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है रिस्पेक्ट का, वो हमारे ह्यूमन ईगो को न्यूट्रलाइज करता है। यानी ये समझाता है कि लोगों को अलग अलग तरीके से देखने की बजाय एक बेसिक सरफेस पर देखो, अच्छे से जज करो कि लोग कैसे हैं। इसके बेसिस पर जज ना कर लो कि बहुत पैसा है, बहुत पावर है तो अच्छा ही होगा। ये चीज़ें जिसकी वजह से हम लोग अनफेयर कंपैरिजन को अवॉइड करते हैं, वहीं यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। इंटेंशन वर्सेस कॉम्पिटेंस। इंटेंशन का सिंपल मतलब ये होता है कि आदमी क्या करना चाहता है, और इनहेरेंटली हर आदमी, छोटा आदमी पेट में भी हो, वो यही बोलेगा कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। और कॉम्पिटेंस की बात करें तो उसकी एक्चुअल क्षमता क्या है, ऐसे लेमन लैंग्वेज में बोले तो उसकी औकात क्या है, वो क्या कर सकता है। जिसके पे देखें तो जो उसने बड़ी बातें बोली हैं कि वो बड़ा आदमी बनना चाहता है, उसकी बातें काफ़ी छोटी होती हैं। वहीं यहाँ पे बताया गया है कि ऑफ्टन लैकिंग, ज़्यादा ही कॉम्पिटेंस जो होती है वो ह्यूमंस के अंदर लैक करती है, क्योंकि एग्जीक्यूशन पार्ट जो है वो टफेस्ट पार्ट होती है। जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं कि एक
फ्रेंड है वो हमारे लैपटॉप को बनाना तो चाहता है, ये उसकी इंटेंशन है, लेकिन बनाने की बजाय उसे बिगाड़ देता है क्योंकि उसके पास कुछ टेक्निकल स्किल ही नहीं है। बनानी थी बैटरी को और उसने खोल दिया रैम, और रैम को खोल दिया, लैपटॉप हो गया बंद। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है समझना कि प्रैक्टिकलिटी इस चीज़ में है कि कॉम्पिटेंस को डेवलप करें। केवल एक अच्छा इंटेंशन रखने से अच्छी चीज़ें नहीं मिल जाती। कॉम्पिटेंस लाइफ के अंदर काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। रिस्पेक्ट वर्सेस डिफरेंशिएशन। रिस्पेक्ट का मतलब लोगों को इक्वलिटी प्रोवाइड करना एक फंडामेंटल ह्यूमन के लेवल पर, जबकि डिफरेंशिएशन होता है कि लोगों को अलग अलग सोसाइटल लेवल पर जज करना, बताना कि ये बड़े साहब हैं, ये छोटे साहब हैं और ये बीच के साहब हैं। तो इन सब चीज़ों को समझना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग बात करना चाहें तो वेल्दी जो अमीर लोग हैं और जो पुअर लोग हैं उनके साथ बात करने का हमारा तरीका ही बदल जाता है। एक बार हमें ये तो सोचना चाहिए कि हमारा तरीका क्यों बदल रहा है, जबकि दोनों तो एक ह्यूमन ही है, समझ ही रहे हैं। तो ये डिफरेंशिएशन हो गया कि हम लोग अपने बात करने के तरीके को बदल देते हैं। ये रिस्पेक्ट के अंदर नहीं आता है। रिस्पेक्ट के अंदर तो वो आएगा कि लोगों को इक्वली ट्रीट करें, अच्छे तरीके से समझें। जिसका जो लेवल है वो तो बाद में आता है, पहले आता है कि वो कैसा है उसको अच्छे से समझें, उसके बाद उसको उस लेवल की रिस्पेक्ट दें। ये चीज़ ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। तो जो रिस्पेक्ट होता है वो लोगों को यूनाइट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, और डिफरेंशिएशन से आप यूनाइट नहीं होते हैं। भले ही आपको लग सकता है कि चार मीठी बातें बोलें तो दो अच्छे लोग मेरे साथ आ जाएंगे, पर वो नहीं, सही नहीं होता है। अच्छे लोग वो हैं जो अच्छी बातें सुनना पसंद नहीं करते हैं। अच्छे लोग वो हैं जो ये देखते हैं कि आप लोगों को किस बेसिस पर जज करते हैं, पैसे के बेसिस पर जज करते हैं या फिर उनकी क्वालिटी के बेसिस पर जज करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो जो डिफरेंशिएशन होता है वो ईगो को और ज़्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश करता है, जबकि ये सही नहीं है एज ए ह्यूमन हमारी लाइफ के अंदर। अदर इसेंशियल वैल्यूज इन रिलेशनशिप, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। सबसे पहले आता है केयर यानी ममता, जिसको कि ममत्व भी हम लोग बोल सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो फिजिकल और मेंटल नर्चरिंग है, जो ह्यूमन बॉडी है, जो जैसे छोटा बच्चा है तो उसको फिजिकली और मेंटली अच्छे तरीके से नर्चर किया जाए, यानी उसका पालन पोषण किया जाए, ये ममता के अंदर आता है। जो कि बेसिकली हम लोग ममता को मदर से रिलेट कर लेते हैं। तो दूसरे नंबर पर आती है गाइडेंस यानी कि वात्सल्य। वात्सल्य का मतलब ये होता है कि और भी जो लोग हैं उनको अपनी आपने जो भी सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग लाइफ के अंदर अचीव की हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग, उनको और लोगों तक शेयर करें, उनको और भी अपने लाइफ के अंदर क्लियर डिसीजंस बनाने के लिए समझाएं। ग्रेटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता। कृतज्ञता सिंपल ये बताती है कि लोगों के लिए थैंकफुल होना, जो अच्छे लोग हैं उनके लिए थैंकफुल होना, उन्होंने जिस तरीके से भी, जिस छोटे स्केल पर भी आपकी मदद अगर उन्होंने की है तो उनके लिए ग्रेटिट्यूड पे करना वो आपका हक होता है। जैसे हम छोटे होते हैं तो हमारे हमारे को काफ़ी सारी चीज़ें, अगर हमारे पास बड़े भाई या बहन होते हैं तो हमें एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं इस चीज़ को ऐसे कर सकते हो, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। तो वहीं ट्रस्ट और रिस्पेक्ट, जैसे बोले तो बेसिक फाउंडेशन तो हमने बना लिया कि ये सारी चीज़ें फॉलो होनी चाहिए, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, और आते हैं न्याय, उभय तृप्ति, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। लेकिन अदर जो चीज़ें इसेंशियल हैं वो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती हैं, वरना फिर वही बात हो जाएगा कि हाथी चली गई और उसका पूंछ रह गया। तो इन सारी चीज़ों को भी अपने लिए प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हार्मनी इन सोसाइटी, जो सोसाइटी होती है वो बेसिकली एक फैमिली का एक्सटेंडेड वर्जन होती है। तो सबसे पहले हमें फैमिली के अंदर एक म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल कनेक्शन जो होना चाहिए वो काफ़ी स्टेबल होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तब जा कर के हम लोग सोसाइटी के लेवल पर भी जो रिलेशनशिप है उसको अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। जैसे अगर किसी नेबर के घर में कुछ गड़बड़ी होती है तो हमें एज एन इंडिविजुअल, हमारी फैमिली की क्या वर्क बनती है कि हमारे पास जितने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हों उसके थ्रू हम उनका हेल्प करने की कोशिश करें। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो जो सोसाइटी की जो हेल्थ है, जैसे बोले तो सोसाइटी की जो ओवरऑल कंडीशन है, लोग उसके अंदर कैसे रह रहे हैं, वो ये भी एक्सप्लेन कर सकता है कि फैमिली की रिलेशनशिप कैसी है, या फिर फैमिली की रिलेशनशिप आपको ये एक्सप्लेन कर देगा कि एक इंडिविजुअल सोसाइटी के लेवल पर कैसे परफॉर्म करेगा। तो जो अच्छी सोसाइटी होती हैं जिसके अंदर बच्चों को अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है, अच्छी बातें समझाई जाती हैं कि लोगों को किसके बेसिस पर देखना है, कैसे समझना है, सोसाइटी के अंदर एज एन इंडिविजुअल अपना क्या रोल बनता है, वो एक हार्मोनियस सोसाइटी प्रोवाइड करेगा ओवरऑल। समाधान का मतलब होता है राइट अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अपने थॉट्स और अपने विचारों पर एक, बेसिकली बोलें तो दृष्टिकोण पर हमारा पूर्ण नियंत्रण और पूर्ण क्लैरिटी हमें होनी चाहिए कि नहीं ये चीज़ कर रहा हूँ तो इसका अंजाम ये होगा, ये इसका रिजल्ट होगा। तो जो बेसिकली हमारे लिए सही है और क्या गलत है उसके बीच में बाइफर्केशन, मतलब डिवीजन कर पाना कि नहीं ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। और समाधान ही है वही बेसिक बेस लाइन बताती है लाइफ के और सोसाइटी के बेसिस पर अच्छे डिसीजंस बनाने में एज एन इंडिविजुअल को, क्योंकि इंडिविजुअल ये समझ पाएगा कि
ये सारी चीज़ें मतलब उसकी थॉट्स अगर बोले ना कि थॉट्स अगर किसी की परफेक्टली क्लियर हैं, जो वो हिलता डुलता नहीं है अपने थॉट को लेकर के, तो वो सोसाइटी क्या, लाइफ क्या, फैमिली क्या, पूरे इस वर्ल्ड में अच्छे डिसीजंस ले पाएगा खुद के लिए। वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो जैसे हम बोलें, समाधान का एक बेसिक चीज़ है कि एग्ज़ाम के अंदर चीटिंग करने से ज़्यादा बेहतर ये है कि हम लोग उस बात को छोड़ें और खुद के लिए एक बार ये कोशिश करके देखें कि क्या ये सही है चीटिंग करना या नहीं है। क्योंकि इस बात पे थिंक करना, अंडरस्टैंड करना थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन ये एक समाधान का बेसिक प्रोसेस है जो ये एक्सप्लेन करेगा कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। क्योंकि उसके बेसिस पर ही हम लोग क्या डेवलप कर पाएंगे, ऐसे विचार जो कि ना हिल सकते हैं ना डुल सकते हैं। हम लोग उस पर फिक्स्ड होंगे कि नहीं ये चीज़ गलत है तो इसे नहीं करना है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, जिसके बेसिस पर जो भी सारे हम डिसीजंस बनाएंगे वो रैंडम होने की बजाय हमें पता होगा कि नहीं, हमने चुन रखा है कि ये चीज़ हमारे लिए गलत है तो इसे नहीं करना है, और जो चीज़ गलत है उसे हम नहीं करेंगे। तो हमारी लाइफ रैंडम होने की बजाय स्क्रूटनाइज्ड यानी कि छानबीन से गुजरती हुई और बेहतर होगी। मतलब एक स्टेबल लाइफ हम लोग जी पाएंगे थ्रू समाधान, राइट अंडरस्टैंडिंग। समृद्धि यानी कि प्रोस्पेरिटी सिंपल ये बताती है, इसको हमने पिछले यूनिट में भी पढ़ा था, कि हमारे पास जितना है उतने में खुश रहना वो हमारी लाइफ के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अभय यानी कि फियरलेसनेस कब आता है, जब किसी भी रिलेशनशिप, चाहे वो सोसाइटी के बेसिस पर हो या फिर वो पर्सनल रिलेशनशिप हो, उसके अंदर ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी दोनों ही चीज़ें मेंटेन्ड हैं। तो ट्रस्ट जो होती है और ट्रांसपेरेंसी जो होती हैं वो फियरलेसनेस यानी अभय को अचीव करने में मदद करती हैं। और जब अभय हमारे पास होता है यानी कि फियरलेसनेस जब हमारे पास होती है तो हम रिलेशनशिप को अच्छे से चला सकते हैं, हमारे अंदर मोरल करेज डेवलप होगा। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो फियरलेसनेस का मतलब ये नहीं हुआ कि जाकर के हम छाती पीट रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं हम बहुत साहसी हैं। नहीं, ट्रस्ट ट्रांसपेरेंसी आप मेंटेन करें, फियरलेसनेस आपके अंदर अपने आप डेवलप हो जाएगी। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल हम लोग देखना चाहें तो समझने वाली बात यह है कि फियरलेसनेस के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि जहाँ कहीं भी गलत हो, खड़े हों, खड़े मिलें, चाहे आप या मैं, और बोलें कि नहीं ये गलत है। वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे इस तरीके से तो ये फियरलेसनेस का ही एक तरीका है जिसको डेवलप करना एज एन इंडिविजुअल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वरना अगर फियरलेसनेस नहीं डेवलप करेंगे हम, तो हमें ऐसी सोसाइटी मिलेगी जो कि कम्प्लीटली ब्रोकन होगी, जिसमें लोग रह नहीं सकेंगे सही से कॉन्फिडेंस के साथ। तो फियरलेसनेस काफ़ी बड़ी चीज़ है जिसको अचीव करना एक इंडिविजुअल के लिए काफ़ी ज़रूरी है, और पर्सनल और सोसाइटल लेवल पर उसको अचीव करने के लिए ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। ये वाले टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कुछ इसके बारे में बताया जा सकता है। कोएग्जिस्टेंस, इसका मतलब ये होता है कि प्रकृति और अपने आप को अलग ना मानना और सभी को एक समान मानना, एक समान ट्रीट करना। इस चीज़ को न देख करके कि प्रकृति हमारे लिए भोग के लिए बनी है और इसका हम पूरा उपयोग करके ही मानेंगे, हम सूरमा हैं यहाँ के। नहीं, आपको ये देखना है कि आप की जो सराउंडिंग है और आप हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना पैदा हो। उतना ही कंज्यूम करें जितना आपके लिए ज़रूरी है। पंखा चलता ना छोड़ दें कि रात भर भी पंखा चला, दिन भर भी पंखा चला, पर मैं रूम के अंदर नहीं था। तो जो नेचर है और एज एन इंडिविजुअल हम दोनों हैं, तो हम दोनों के बीच में एक जो रिलेशनशिप होनी चाहिए वो इतनी बेहतरीन होनी चाहिए कि हम एक दूसरे को समझ सकें, नेचर को भी समझ सकें और ख़ुद को भी समझ सकें। जब आप खुद को समझेंगे तब आप नेचर को भी समझ सकेंगे और आप अंत में ये पाएंगे कि दोनों ही चीज़ें एक हैं, अलग नहीं हैं। वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको ओवर एक्सप्लॉइट करने की बजाय रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हम लें, क्योंकि इससे प्रकृति पर काफ़ी ज़्यादा लोड बढ़ रहा है। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि पेट्रोल, कोल, फ्यूल, ये सारी चीज़ें हैं वो ख़त्म होने की कगार पर पहुँच रही हैं, पानी भी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें प्रकृति को अपने आप के रूप में देखना होगा और ये ट्रीट करना होगा कि हमारे ऊपर जब डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये स्ट्रेस वगैरह आएंगी तो हम क्या करेंगे। उसी तरीके से प्रकृति पर भी स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी जब आएंगी तो उनके साथ क्या होगा। इसीलिए हमारे लिए बेहतर ये होगा कि हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ शिफ्ट करें, जिससे जो इकोसिस्टम है वो बेहतर तरीके से चल पाए। तो सह अस्तित्व बेसिकली यही बताता है कि एज अ पार्टिसिपेंट वर्क करने की बजाय हम लोग समझें कि क्या ज़रूरी है हमारे लिए किसी भी रिलेशनशिप में अपने आप को ऐसे ना मान लें कि हम ही डोमिनेट कर रहे हैं इसको, हम इसके साथ जो चाहें वो कर सकते हैं। नहीं, ऐसे रिलेशनशिप ज़्यादा दिन तक चलती भी नहीं है और कोएग्जिस्टेंस का ये प्रिंसिपल फंडा भी नहीं है। अखंड समाज, अखंड समाज का सिंपल मतलब ये होता है कि सभी लोगों को, पूरे इस धरती पर सभी लोगों को एक समान मानना और अपनी फैमिली का एक इंडिविजुअल मेंबर मानना। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसकी वजह से हमें यूनिवर्सल ह्यूमन हार्मनी मिलेगी, अचीव होगी।
तो जब भी किसी कंट्री के ऊपर कोई कंट्री दबाव बनाए तो हमारा काम ये नहीं होगा कि हम भी दबाव बनाएं, हमारा काम ये होगा कि उस कंट्री को हम हेल्प करें, जो भी मदद चाहिए उसको हम लोग मदद पहुंचाएं। ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। इसकी वजह से क्या होगा कि जब सोसाइटी बहुत बड़े बड़े बाउंड्रीज पर एक्सटेंड करेगी तो यूनिवर्सल हार्मनी, सोसाइटी तो बहुत छोटी चीज़ है, बहुत सारी सोसाइटी जब कंबाइन होती है तो एक नेशन बनता है, और बहुत सारे नेशंस जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो बेसिकली कॉन्टिनेंट बनेगा। तो हमें क्या करना है कि पूरे जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनको एज एन इंडिविजुअल न मान के अपने फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करना होगा, जिसकी वजह से हम लोग यूनिवर्सल हार्मनी अचीव कर पाएँ और लॉन्ग लास्टिंग ग्लोबल पीस अचीव कर पाएँ। यूनिवर्सल ऑर्डर यानी सार्वभौम व्यवस्था, ये सिंपल इस चीज़ को प्रैक्टिस करने का बोलता है कि हर एक लेवल पर जो पीस हो, हार्मनी हो, वो प्रॉपरली मेंटेन हो सके। कौन से लेवल पर भाई? तो पहला लेवल है इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी और नेचर, ये बताता है। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो क्या होता है कि जैसे अगर हम प्रॉपरली मैनेज्ड वेस्ट सिस्टम रखते हैं तो इससे हर एक लेवल को प्रॉपर फ़ायदा मिलेगा, चाहे वो इंडिविजुअल हो, फैमिली हो, सोसाइटी हो या फिर नेचर हो। तो जब ह्यूमन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग रखेगा तो वो हर एक लेवल को इनरीच करेगा। सबसे पहले अपने आप को, फिर अपनी फैमिली को, फिर सोसाइटी को और फिर नेचर को। क्योंकि नेचर के साथ प्रॉपर रिलेशन बनाने का मतलब तो यही हुआ ना कि नेचुरल लॉज जो हैं उनको अच्छे तरीके से हम लोग समझ सकें। और जब हम नेचुरल लॉज को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे तो हम अपनी फैमिली को समझा पाएंगे और फैमिली जो है वो सोसाइटी को समझा पाएंगे। इसी तरीके से बेसिकली नेचुरल लॉज को हम लोग और सार्वभौम व्यवस्था को मेंटेन कर पाएंगे। थैंक यू अलॉट। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज यूनिट 4 की क्विक शॉर्ट की वीडियो में आपका स्वागत है। जो भी सारे टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। होल एग्जिस्टेंस एज को एग्जिस्टेंस, जिसको कि हम लोग सह अस्तित्व बोलते हैं। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि धरती पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अकेले अपने आप में सर्वाइव कर सकती है। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं। एज एन एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं कि जो ह्यूमंस होते हैं वो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। किस चीज़ के लिए? ऑक्सीजन के लिए। वहीं यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि यूनिट ए नेचर और यूनिट बी ह्यूमंस एक दूसरे के साथ क्या हैं? रिलेटेड हैं, तभी जाकर के एग्जिस्टेंस नेचर का और ह्यूमंस का पॉसिबल है। हार्मनी इन नेचर, हार्मनी इन नेचर का मतलब ये होता है कि जो नेचर होती है वो खुद से ही वेल इस्टेब्लिश्ड होती है, मतलब उसको किसी भी प्रकार की एक्सटर्नल अननेसेसरी फोर्सेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वहीं यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि जो नेचर है उसको जीरो अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से मतलब होता है। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें तो जो क्लाउड्स होते हैं या फिर जो रेन होती है वो रिवर्स के अंदर जाती है, और रिवर के अंदर जो प्रोसेस होता है वो इवेपोरेशन होता है। यानी ये एक जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसके अंदर किसी भी प्रकार के, किसी भी ह्यूमन की या फिर किसी भी स्पेसीज की डिस्टर्बेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये फिक्स्ड हैं और ये नेचुरल हैं, ये हमेशा ही अपने आप में ही होते रहेंगे कंटिन्यूअसली, जिसको कि हम लोग वाटर साइकिल बोलते हैं। इंटरकनेक्टनेस इन नेचर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि जो इकोसिस्टम है वो डिफरेंट यूनिट्स का बना हुआ है, जैसे एयर, लाइफ और वाटर, जो कि यहाँ पे एक डायग्राम में एक्सप्लेन किया गया है। तो सारी की सारी यूनिट्स जो हैं वो क्या है? पहले तुमने ये पढ़ा कि एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, लेकिन उससे भी ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर हम एक किसी यूनिट को अफेक्ट करेंगे तो सारी की सारी यूनिट्स अफेक्ट होंगी एक दूसरे से, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ सारी यूनिट मिलके एक कंप्लीट और सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम, जिसको कि हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं, उसको ये फॉर्म करते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे है, अगर हम पेड़ काटेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? जो एयर है उसमें क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन जो होगा ओवरऑल उसका परसेंटेज वो डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से जो ह्यूमंस हैं जिनकी लाइफ फॉर्म्स है प्लेनेट के ऊपर, साथ के साथ वाटर फॉर्म्स भी हैं, वो क्या होंगे? दोनों की दोनों अफेक्ट होंगी। म्यूचुअल फुलफिलमेंट अमॉन्ग 4 ऑर्डर्स, जो 4 ऑर्डर्स हैं, ह्यूमन ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर, मटेरियल ऑर्डर, जिसको कि हम लोग सॉयल या फिर वाटर भी बोल सकते हैं, और प्लांट ऑर्डर, ये चारों के चारों ऑर्डर जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। नेचुरल फ्लो होता है इनका। साथ के साथ ये चारों के चारों जो ऑर्डर्स हैं वो अल्टीमेट बैलेंस और सस्टेनेबिलिटी, जो कि हमने पिछले पेज पे भी पढ़ा था, उसी तरीके से यहाँ पर क्या करते हैं? एक दूसरे को फुलफिल करते हैं, जिसके कारण एक अल्टीमेट बैलेंस और सस्टेनेबल बोल सकते हैं वर्क फ्लो मेंटेन होता है इनके बीच में। और जो ह्यूमंस होते हैं वो एब्सोल्युटली इनको क्या होगा कि अफेक्ट नहीं करना होगा इस सिस्टम को। कहने का मतलब क्या है कि जो ह्यूमन ऑर्डर है, एनिमल ऑर्डर है, मटेरियल ऑर्डर है और प्लांट ऑर्डर है, तो ये बाय डिफॉल्ट नेचुरल फ्लो है। अगर ह्यूमंस इसको डिस्टर्ब करते हैं तो ओवरऑल ये जो नेचुरल फ्लो है म्यूचुअल फुलफिलमेंट का, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात करें, जब ह्यूमंस की डिस्टर्बेंस यानी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस इसके अंदर नहीं है, तब क्या होगा कि जो प्लांट होंगे वो फूड प्रोवाइड करेंगे,
एनिमल्स जो होंगे उसको कंज्यूम करेंगे और जो वेस्ट होगा वो कहाँ सॉइल के अंदर वापस से रिटर्न हो जाएगा। यानी सबसे पहले प्लांट ऑर्डर, फिर आता है ह्यूमंस जिसको कि हम लोग एनिमल ऑर्डर भी बोल सकते हैं, और उसके बाद क्या होगा कि जो वेस्ट जो होगा वो बेसिकली किस में आ जाएगा, मटेरियल ऑर्डर, यानी कि सॉइल या फिर वाटर के अंदर आ जाएगा। ये काफ़ी हाई लेवल की स्पिरिचुअल बात है जिसके अंदर बताया जाता है रिसाइक्लेबिलिटी इन नेचर। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा एक एक कण जो होता है वो अल्टीमेटली नेचर के साथ ही मिल जाता है। वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि मटेरियल इन नेचर कंटिन्यूअसली आर यूज्ड बैक एंड फोर्थ, मतलब कंटिन्यूअसली उनको हम लोग यूज करते रहते हैं। कोई भी चीज़ जो नेचर के अंदर है, प्लास्टिक वगैरह की बात नहीं हो रही, जो बेसिकली एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, वो सारी स्पीसीज, तो वो क्या होते हैं कि वो कंटिन्यूअसली एक फिर बेसिकली बोले तो एक लूप में होते हैं, जिसमें क्या होते हैं कि वो सबसे पहले तो क्या होंगे, फॉर्म होंगे, फिर क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे या फिर डिकम्पोज हो जाएंगे। तो उसके केस में क्या हो जाएंगे कि उनका एक एक कण जो होगा वो नेचर के अंदर ही वापस से किसी और फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट करेगा, फिर वापस से ऐसे ही ये जो कंटिन्यूअस लूप है वो चलता रहता है, जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है वो मेंटेन्ड होती है। कहने का मतलब क्या है कि जो डेड प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिकम्पोज करते हैं और एक फर्टाइल सॉइल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे आप समझ सकते हैं कि एक लिविंग प्लांट जो है वो क्या होगा, एक डेड मैटर बनेगा, फिर फर्टाइल सॉइल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वापस से ये लूप चलता रहेगा। ऐसे ये लूप कंटिन्यूअसली चलते रहता है। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ बोल सकते हैं मोमेंटम जैसे होता है, उसी तरीके से कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अंदर भी बेसिकली कंजर्वेशन के लॉज प्रॉपरली वर्क कर रहे होते हैं। सेल्फ रेगुलेशन इन नेचर, इसका सिंपल मतलब ये है कि जो रेगुलेटरी कंट्रोल्स होते हैं वो नेचर अपने आप से टाइम बाय टाइम लगाती रहती है, ताकि जो नेचुरल फ्लो हो वो कंटिन्यूअसली मेंटेन्ड हो। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, ह्यूमंस हर जगह अफेक्ट करते हैं, तो ह्यूमंस का इंटरवेंशन या फिर एक्सटर्नल कंट्रोल अगर ना हो, तो अगर ये हो जाएगा तो उसकी वजह से जो नेचुरल सेल्फ रेगुलेशन प्रोसेस है, नेचुरल सेल्फ रेगुलेटरी प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि जो डिस्टर्बेंसेस होती हैं वो नेचर कोशिश करती है कि वापस से उसको क्या करे, कि मतलब जैसे कोई अगर घाव लगा है तो उसको नेचर वापस से सोचती है कि कवर कर ले और वापस से अपने नेचुरल फ्लो जो कि अपना एक्चुअल फ्लो था उसके अंदर आ जाए। जैसे अगर हम लोग जंगल की बात करें तो जंगल के अंदर क्या होता है कि जैसे कुछ जानवर होते हैं जिनकी पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती रहती होती है, तो कुछ कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं जो कि उनको ईट करते रहते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो पॉपुलेशन का जो रेशियो बोलें तो बेसिकली जैसे लायन इज टू हम बोल सकते हैं रैबिट, या फिर जो नंबर ऑफ रैबिट्स हैं जो जितने होने चाहिए नेचर के अंदर वो मेंटेन्ड होते हैं। किसकी वजह से, सेल्फ रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स जो कि नेचर खुद लगा के रखती है, अगर किसी एक्सटर्नल इंटरवेंशन को इसके अंदर पार्टिसिपेट न कराया जाए तो। वहीं आप एक्सप्लेन किया गया है कि अगर मान लेते हैं जैसे ओवर पॉपुलेशन की वजह से इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो उसको डिफरेंट तरीके से नेचर रेगुलेट कर सकती है। जैसे कुछ अगर कार्निवोरस एनिमल्स हैं तो उनके थ्रू कर सकती है, या फिर अब जैसे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फूड की जो स्कार्सिटी होगी वो इंक्रीज करेगी, या फिर कभी कुछ ऐसे डिजीज स्प्रेड हो जाएंगी जिसकी वजह से काफ़ी लोग मतलब डिजीज की वजह से अफेक्ट हो जाएंगे, वो हो सकता है। फिर क्या हो सकता है कि जो बहुत पॉपुलेशन हो जाएगी तो काफ़ी लोगों को खाना सही नहीं मिलेगा, माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो बैलेंस होगा वो वापस से रीस्टोर होगा। लेकिन जो नेचुरल बैलेंस स्टोर होने में टाइम जो लगता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि नेचुरल प्रोसेसेस को डिस्टर्ब करना अपने आप में एक बोले तो इम्प्रॉपर प्रोसेस है जो कि न किया जाना चाहिए, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस को वापस से अपने रियल रिजाइन, अपने रियल पोजीशन, अपने रियल वर्किंग फ्लो में आने में काफ़ी टाइम लगता है। जैसे नेचर के अंदर एग्जिस्टेंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो होते हैं, उसी तरीके से स्पेस के अंदर भी ये को एग्जिस्टेंस के प्रिंसिपल फॉलो होते हैं। वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि सारी की सारी चीज़ें जो नेचर के अंदर जैसे अपने फिक्स्ड रूल्स को फॉलो करती हैं, उसी तरीके से स्पेस के अंदर भी जो भी सारी यूनिट्स हैं स्पेस के अंदर, चाहे वो डिफरेंट तरीके की गैलेक्सीज हो, प्लैनेट्स हों, स्टार्स हों, ये सारे के सारे जो होते हैं वो अपने एक फिक्स्ड पाथ, फिक्स पैटर्न को फॉलो करते हैं। अगर हमने उनके नेचुरल फ्लो को अगेन डिस्टर्ब नहीं किया तो, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ह्यूमंस जो होते हैं वो डिफरेंट प्लैनेट्स के नेचुरल फ्लो को डिस्टर्ब नहीं कर पाते हैं। इसी की वजह से जो डिफरेंट स्पेस के अंदर जो डिफरेंट यूनिट्स हैं वो क्या करती हैं कि एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करती हैं। वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि जैसे प्लैनेट्स जो होते हैं वो रिवॉल्व के साथ रोटेट जो करती हैं वो एक फिक्स्ड पैटर्न में करती हैं कि इतने दिन के बाद इतने दिन में रात हो जाएगी, फिर सुबह आएगा। तो ये क्या होता है, एक फिक्स पैटर्न है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो कोलाइड कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं करते हैं, वो एकदम फिक्स्ड पाथ पे ही फॉलो करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी केस में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोग इसको समझ नहीं पाते हैं और नेचर जो होती है उसको काफ़ी ज़्यादा हार्म करते हैं। हॉलिस्टिक परसेप्शन ऑफ हार्मनी, इसका मतलब ये हुआ कि हार्मनी को देखने का जो दृष्टिकोण, जो नज़रिया है वो बेसिकली कैसा होना चाहिए, हॉलिस्टिक होना चाहिए। क्यों, हम समझते हैं।
जो हार्मनी होती है उसको बेसिकली हमने पढ़ा कि अलग अलग लेवल्स होते हैं, चाहे नेचर की बात करें चाहे स्पेस की बात करें, हर एक जगह पे अलग अलग लेवल्स होते हैं। अलग अलग चीज़ें अलग अलग लेवल्स पे पार्टिसिपेट करके अलग अलग यूनिट्स या फिर अलग अलग लेवल्स बनाती हैं। तो हमें क्या करना है कि अगर हम किसी यूनिट या फिर किसी लेवल के पार्ट हैं तो हमें अपने लेवल पे हार्मनी मेंटेन करके रखनी होगी, क्योंकि हमने जैसे पढ़ा ना, नेचर के अंदर अगर हमने नेचुरल फ्लो को डिस्टर्ब किया तो वापस से उसको बैक अपने पोजीशन पर आने में टाइम लगता है। तो हमें क्या देखना है कि अपने अपने लेवल को तो देखना ही है, साथ के साथ एक बड़े पिक्चर ऑफ एग्जिस्टेंस को भी देखना है, जिसके अंदर नेचर आती है, सोसाइटी आता है, इंडिविजुअल आती है, फैमिली आती है, और यहाँ पर बेसिकली वही बोला गया है। तो समझने वाली बात क्या है कि अगर इंडिविजुअल अपने आप को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करेगा तो उसकी फैमिली भी प्रॉपरली मेंटेन्ड होगी, साथ के साथ सोसाइटी प्रॉपरली मेंटेन्ड होगी। मतलब द वर्क मस्ट बी स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी बेसिक लेवल, वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। फिर अल्टीमेटली वो राइट लिविंग और यूनिवर्सल पीस को लीड करेगा। ये हमने पिछली यूनिट में भी पढ़ा था। वही चीज़ यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि जो भी बेसिकली अपनी नीड्स हैं, पर्सनल नीड्स, जैसे जो भी हम खाने की चीज़ें ले रहे हैं या फिर जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हम लोग ले रहे हैं, उनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि उनको हम इस तरीके से लें जिससे नेचुरल जो चीज़ें हैं उनको डिस्टर्बेंस ना हो, किसी भी लेवल को किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस ना हो। जैसे अगर हम फूड लेते हैं तो हमें एक बार ये देखना होगा कि हम जो फूड ले रहे हैं उसकी वजह से किसी फिक्स्ड ऑर्डर, जैसे एनिमल ऑर्डर है, ह्यूमन ऑर्डर है, सॉइल ऑर्डर है, तो इनको या फिर बेसिकली मटेरियल ऑर्डर है, उनको किसी प्रकार के डिस्टर्बेंसेस ना हो। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। थैंक यू। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और पीडीएफ के अंदर लास्ट में एक समरी का पेज भी दिया गया है, वो भी आप देख सकते हैं। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज यूनिट 5 की वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे ईजिली और अच्छे तरीके से। नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। नेचुरल एक्सेप्टेंस के बारे में हमने पहले ही समझ रखा है। जो नेचुरल एक्सेप्टेंस मेथड होता है वो डीप एक्सप्लोरेशन को इन्वॉल्व करता है। वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि जो ह्यूमन की वैल्यूज होती हैं, जो बेसिक वैल्यूज हैं, हम लोग एग्जाम्पल में समझेंगे, वो सभी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये जो वैल्यूज होती हैं वो डीप सेल्फ एक्सप्लोरेशन या फिर खुद के अंदर डीप डाइव करके हम लोग समझते हैं कि जो वैल्यूज हम लोगों ने खुद के लिए डेवलप किए हैं कि ह्यूमन को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, वो रैंडमली नहीं आए हैं। उनके लिए हमने डीप एग्जामिन किया है खुद को, तब पता चला कि नहीं, ये सारी चीज़ें सही हैं, ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है। और ये जो वैल्यूज हैं वो सभी ह्यूमन के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू, जो भी कोई भी होगा एज ए ह्यूमन, या फिर हम लोग किसी की बात करें तो वो जो सच होगा उसको झूठ के ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी देगा, वरीयता देगा। यहाँ पे वहीं एक डायग्राम बनाया गया है। ये डायग्राम आप एग्जाम में बना सकते हैं कि जो सेल्फ है वो कंटिन्यूसली एक्सप्लोर करता है डिफरेंट तरीके की यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ को, और उसको अपने अंदर जो कुछ ह्यूमन वैल्यूज पहले से होती हैं, जो यूनिवर्सल होती हैं वो तो होती ही हैं, साथ के साथ कुछ ऐसी भी वैल्यूज होती हैं जिनको वो डीप एग्जामिन एक्सप्लोर करके खुद के अंदर इनकलकेट यानी कि खुद के अंदर ढालता है कि ये सारी चीज़ें सही हैं और ये सारी चीज़ें एज ए ह्यूमन हमें फॉलो करनी चाहिए। डेफिनेटिवनेस ऑफ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट। ये टॉपिक जो है ये एक्सप्लेन करती है कि जो हमारा व्यवहार, एथिकल बिहेवियर, नैतिक व्यवहार जो होना चाहिए वो काफ़ी क्लियर होना चाहिए और यूनिवर्सल होना चाहिए। क्लियर का मतलब वो ट्रस्ट पे बेस्ड होना चाहिए, रिस्पेक्ट पे बेस्ड होना चाहिए और ऑनेस्टी पे बेस्ड होना चाहिए। और यूनिवर्सल यानी कि वो किसी भी सिचुएशन में किसी के भी सामने सेम तरीके से झलकना चाहिए, सेम तरीके से हमें शो करना चाहिए। जैसे चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, कहीं भी हो, सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कोई भी कैसा भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पर एक यूनिवर्सल रूल हमारे लिए एथिकल ह्यूमन कंडक्ट ये है कि हमें चीटिंग नहीं करनी चाहिए, वहीं यहाँ पे बताया गया है। तो जो एथिकल ह्यूमन कंडक्ट या फिर जो एथिकल बिहेवियर्स होते हैं, नैतिक व्यवहार जो होते हैं, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है राइट अंडरस्टैंडिंग, साथ के साथ जो डेफिनेट वैल्यूज होती हैं, इन दोनों को जब हम लोग डेवलप करते हैं तो हमें एथिकल बिहेवियर एज अ बाई प्रोडक्ट मिलता है। ये वाला टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिस फॉर ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि जो एजुकेशन होनी चाहिए वो, इसको अगर ऐसे बोलें तो विद्या और अविद्या, ये दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट ह्यूमन लाइफ के अंदर होती हैं। यानी उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये समझना होता है कि जितना मायने टेक्निकल स्किल्स रखती हैं उतना ही मायने नॉन टेक्निकल स्किल्स रखती हैं, चाहे वो किसी भी टर्म में हो। किसी लाइफ के लिए हम बात करें, जॉब के लिए बात करें, और लाइफ के अंदर स्टूडेंट भी आते हैं, उनके लिए, टीचर के लिए, सब के लिए। यानी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जब हम जितने भी फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन हमारे लिए हैं, जैसे डिसिप्लिन आ गया एक के अंदर, फिर नॉन टेक्निकल के अंदर ये आता है, टेक्निकल के अंदर आता है कि हम अपने सब्जेक्ट्स की नॉलेज कितनी रखते हैं। तो जब इन दोनों चीज़ों को हम अपने अंदर डेवलप करते हैं तो हमारे लिए बेहतर अंडरस्टैंडिंग और बिहेवियर अपना डेवलप कर पाना काफ़ी आसान हो जाता है, और वो टाइम के साथ डेवलप हो भी जाता है। जैसे अगर एक टीचर की हम बात करें तो टीचर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट
ये नहीं है कि वो हमें सब्जेक्ट पढ़ा करके चला जाता है, सब उससे भी ज़्यादा मायने ये रखता है कि वो हमें ऑनेस्टी सिखाए, डिसिप्लिन सिखाए, कंसिस्टेंसी सिखाए, साथ के साथ ये सिखाए कि हमें खुद को किस प्रकार से देखना है, किस प्रकार से अपने आप को ऑब्जर्व करना है, टेस्ट करना है, एक्सप्लोर करना है, ये सारी चीज़ें। तो ये दोनों चीज़ें जब पढ़ाई जाएंगी, बताई जाएंगी, तभी जाकर के एक ह्यूमन जो होगा वो किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर खुद को बेहतर पाएगा और स्टेबल पाएगा। तो जो ट्रू एजुकेशन है उसका मीनिंग ये है कि जो वैल्यूज यानी कि जो कैरेक्टर के लिए जो चीज़ें सीखनी चाहिए वो तो बताई ही जाए, साथ के साथ स्किल्स जिसकी वजह से वो कंपटीशन के अंदर कॉम्पिटेंस को डेवलप कर पाए, यानी कॉम्पिटेंस मतलब एबिलिटी टू कम्पीट बोल सकते हैं, वो कम्पीट कर सके। तो एक प्रॉपर इंडिविजुअल वही है जिसके पास टेक्निकल स्किल्स तो हैं ही, साथ के साथ वैल्यूज यानी कि कैरेक्टर किस तरीके से वो अपना डेवलप करे, दोनों चीज़ें हों, और दोनों चीज़ों का जब इंटरसेक्शन होता है तो हमें एक बेहतर एजुकेशन का फॉर्म मिलता है। इसी को बोलते हैं ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन का एक बेसिस। ये भी टॉपिक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूनिवर्सल ऑर्डर। ये बताता है कि जो ह्यूमंस के लिए जो सिस्टम बनाए जाएंगे उनके स्टेट के अंदर, ये बोले तो नेशन के अंदर या फिर ग्रुप ऑफ नेशंस के अंदर, तो वो जो सिस्टम होने चाहिए जो बनाए गए हैं वो क्या हों कि ह्यूमन वैल्यूज़ पर बेस्ड हों। जो ह्यूमन वैल्यूज़ हों जैसे कि हमें बेहतर तरीके से ट्रूथ पर ज़्यादा हमें फोकस करना है, या फिर बेसिकली एज एन इंडिविजुअल सबके डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, ये सारी चीज़ें। तो जब ये होगा, एक बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन जब ह्यूमनिस्टिक होगा तो वो इंश्योर करता है जस्टिस यानी कि सबको न्याय मिलेगा, इक्वालिटी यानी समानता, और म्यूचुअल हैप्पीनेस यानी हर एक लोग जो भी इस कंट्री के अंदर, नेशन के अंदर या फिर ग्रुप ऑफ नेशंस बोल सकते हैं, या फिर पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर लोग रह रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहें, इस चीज़ को लेकर के टेंशन में ना रहें कि उनके रूल को आज छीना जा सकता है, उनके साथ ये किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन और यूनिवर्सल ऑर्डर इस्टेब्लिश होते हैं तो इसकी वजह से पूरे के पूरे इन्वायरमेंट में कोई भी हो, चाहे एनिमल हो, प्लांट्स हो, ह्यूमन्स हो, सबकी वेलबींग के बारे में देखा जाता है, और ये पाया जाता है कि यस, सभी लोग अच्छे तरीके से म्यूचुअली फुलफिल्ड हैं एक दूसरे के कंपैरिजन में अगर देखें तो जो ये पॉलिसीज होती हैं वो सिटीजन्स को तो बेनिफिट करते ही हैं, साथ के साथ इन्वायरमेंट को भी बेनिफिट करती हैं। यही एक यूनिवर्सल सिस्टम है, यानी कि किसी को नुकसान ना पहुंचे। तो जो सीढ़ी दर सीढ़ी है उसके अंदर सबसे पहले ये आती है कि ह्यूमन वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करना है। जब हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, ये जो बेसिस फॉर्म करेंगे वो ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फॉर्म करेंगे, और जब ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेस फॉर्म करती है यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर के लिए। कॉम्पिटेंस इन प्रोफेशनल एथिक्स, इसका ये मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल अगर प्रोफेशनलिज्म के अंदर जाता है, यानी जॉब्स के अंदर जाता है, किसी कंपनी के अंदर जाता है, तो उसकी जो ओवरऑल क्षमता है वो जज करने के क्या तरीके हो सकते हैं। तो तरीके यहाँ पे नहीं पढ़ने हैं, हमें ये समझना है कि क्षमता जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे जो टेक्निकल स्किल्स हैं उनको ह्यूमन वैल्यूज के साथ एक प्रॉपर अलाइनमेंट जब प्रोवाइड करेंगे तो वो हमें कॉम्पिटेंस इन प्रोफेशनल एथिक्स डेवलप करके देंगे। यानी प्रोफेशनलिज्म जॉब के अंदर बेसिकली, या फिर कहीं भी अगर हम जाएँ तो उसके लिए जो अब जैसे किसी इन्वायरमेंट में हम जाते हैं तो उसके अनुसार सेटल होने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए, तो यहीं वहीं उन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि जैसे हम अगर एक जॉब वाले इन्वायरमेंट में जाते हैं, या फिर ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ जाते हैं जहाँ पर कि एक दूसरे के साथ लोग वर्क कर रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए बेसिकली रास्ते बना रहे हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि हमें जो टेक्निकल स्किल्स जिसके अंदर अलग अलग चीज़ें आ सकती हैं, कोडिंग आ सकती है, जो भी सारी चीज़ें, अगर एक जॉब की बात करें तो उसके अंदर ये टेक्निकल स्किल्स और ज़्यादा बेहतर फिट होंगे। तो जो टेक्निकल स्किल्स हों वो ह्यूमन वैल्यूज जिसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा उनके साथ एक प्रॉपरली अलाइंड हो, यानी किसी को ज़्यादा काम करने के लिए फोर्स ना किया जाए, किसी को ऐसे इनइक्वालिटी ना देखी जाए कि कोई ज़्यादा काम कर रहा है, कोई कम काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें। तो जो डेली प्रोफेशन है, जो हमारा डेली का वर्क है, चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर हो, या फिर एम्प्लॉय हो, कोई भी उसको अपने सारे एक्शंस रिस्पॉन्सिबली लेने हैं। जिसकी वजह से होगा क्या कि जब वो एक्शंस को रिस्पॉन्सिबली हम लेंगे तो हम एक यूनिवर्सल हार्मनी किसके अंदर, हमने पहले तो पढ़ा नेचर वगैरह के बारे में पढ़ा जिसके लिए यूनिवर्सल सिस्टम्स हमने बनाए। एज एन इंडिविजुअल जब हम रिस्पॉन्सिबली एक्ट करेंगे अपने इन्वायरमेंट के अंदर, जिसके अंदर हम अपने डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, तो हम ये पाएंगे कि हमारे जो वर्क है, जो वर्क हमने चूज किया है, उसके अंदर हमें एक यूनिवर्सल हार्मनी देखने को मिल रही है। तो जैसे एक ऑडिटर है, वो अगर ये इस चीज़ को रिफ्यूज करे कि फाइनेंशियल फ्रॉड देखने को मिला है, तो वो अपने काम को सही से नहीं कर रहा है, वो अपने ह्यूमन वैल्यूज़ के साथ क्या कर रहा है, मक्कारी कर रहा है, यानी कि उनको हाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है, मतलब अगर हमें क्षमता डेवलप करना है प्रोफेशनलिज्म के अंदर, जैसे हम स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए क्या होगा, सबसे पहले जो भी एकेडमिक स्किल्स हैं उसको वो मास्टर करे। एकेडमिक स्किल्स के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आती हैं, या फिर जो भी सारे एकेडमिक नॉलेज वो गेन करता है वो, साथ के साथ वैल्यूज यानी कि ट्रूथ, ऑनेस्टी
और यूनिवर्सल हार्मनी के लिए उसको कंसिस्टेंटली वर्क करना चाहिए। तभी जा कर के प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के अंदर हम ये पाएंगे कि एज एन इंडिविजुअल हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए सोचें तो कैसे सोचें। अगर हमारे पास कुछ कैपेबिलिटी है, कुछ क्षमता है, तो उसके बेसिस पर, जैसे अगर हम एक स्टूडेंट हैं तो हम अपने नॉलेज का यूज कर सकते हैं सोसाइटी को डायरेक्टली बेनिफिट करने के लिए, बजाय कि उसको नुकसान पहुंचाने के। जैसे हम क्या कर सकते हैं कि अपने प्रॉफिट पर, अगर हम एक एज एन एम्प्लॉय किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा कि पब्लिक वेलफेयर की बात हम ज़्यादा सोचें, न कि कंपनी के प्रॉफिट की। पता चले कंपनी करोड़ों कमा रही है और लोगों के पास 10 रुपये भी नहीं है, तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी चीज़ है। ऐसे काम करना चाहिए जिसकी वजह से चाहे वो नेचर के किसी भी एलिमेंट्स हों, चाहे वो ह्यूमन्स हो, एनिमल्स हो, प्लांट हो, किसी को भी नुकसान न पहुंचे। जिसकी वजह से एक ह्यूमन ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, एक सस्टेनेबल ह्यूमन ऑर्डर के रूप में हमें डेवलप या फिर बेसिकली बड़ा होकर के मिलेगा, जिसके अंदर जो ह्यूमन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल रूप से अपने आप को डेवलप फॉस्टर कर पाएंगे उस एनवायरनमेंट के अंदर। जैसे अगर पब्लिक ब्रिजेज डिज़ाइन करनी है तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो ब्रिजेज डिज़ाइन हो वो बेहतर तरीके से डिज़ाइन हो। तो इंजीनियर यहाँ पर एक एम्प्लॉय है जो कि अपने नॉलेज का यूज कर रहा है पब्लिक को वेलफेयर यानी उनके इम्प्रूवमेंट, उनके लाइफस्टाइल के इम्प्रूवमेंट के लिए। तो लाइफस्टाइल के इम्प्रूवमेंट के लिए उसे अच्छा और सब सेफ और अफोर्डेबल ब्रिज बनाना होगा, न कि ऐसा ब्रिज कि पहले ही लोग चढ़ें और वो सीधे पानी में गिर जाएं। ऐसा ब्रिज बनाने से काम नहीं चलेगा। तो ह्यूमन वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो प्रोफेशनल स्किल्स हमने सीख रखा है कॉलेज के अंदर या फिर कहीं भी, उसको हमको अपने एथिक्स के अनुसार गाइड करना है, डायरेक्शन देना है। तब हमें बेहतर रूप से हम वर्क कर पाएंगे जो ह्यूमन वेलफेयर के डायरेक्शन में अलाइंड होगा। इसको एज अ टॉपिक देखने की बजाय आप ऐसे देखें कि ये आपके लिए एक बेहतर डायरेक्शन पोजेस कर सकता है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपको कि आप इसे एग्जाम के बाद भी अपने लाइफ के अंदर कंटिन्यूसली इम्प्लीमेंट करते रहें। जैसे जो भी सारे सिस्टम डेवलप किए जाएँ वो ऐसे डेवलप किए जाएँ जो कि पीपल फ्रेंडली हों और लोगों की अच्छाई को देखने की तो कोशिश करें ही, साथ के साथ एनवायरनमेंट के लिए भी बेहतर सोचें। ऐसा ना हो कि ऐसे एनवायरनमेंट को डैमेज किया जाए और जो सिस्टम है वो लोगों को काफ़ी बेनिफिट कर रहा है। ऐसे सिस्टम का कोई वैल्यू अगर अच्छे टर्म में देखें, जिसने यूएचबी अच्छे से समझ रखी है इस टॉपिक को, उसके लिए कोई इसका वैल्यू नहीं है, जीरो। वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि जो सिस्टम्स होने चाहिए वो ह्यूमंस के लिए तो सेफ होने ही चाहिए, साथ के साथ इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने चाहिए और सस्टेनेबल होने चाहिए। लॉन्ग टर्म में उनका यूज किया जा सकता है जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को भी हार्म ना हो और ह्यूमंस को उसका बेनिफिट तो मिले ही, क्योंकि सिस्टम्स डेवलप यूजुअली किए जाते हैं ह्यूमंस के लिए ही। अगर हम देखें एक ब्रॉडर बेसिस पे, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि जो सिस्टम्स डेवलप होते हैं वो ह्यूमंस के वेलफेयर के लिए तो वर्क करते ही हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करते हैं। तो जैसे अगर एक सिस्टम की बात करें तो जो नॉर्मल जो ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के तरीके थे उसकी वजह से इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचता था। तो हम जितनी तेज़ी से कोशिश कर सकें उतनी तेज़ी से सोलर एनर्जी को यूज करें, सोलर पैनल्स का यूज करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि जो टेक्नोलॉजी है वो इस तरीके से काम करे, जो टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स हैं वो इस तरीके से काम करें कि इस पीपल के लिए भी सेफ हों, साथ के साथ नेचर के लिए इको फ्रेंडली भी हों। ये एक ट्राइंगल है जो अगर किसी भी लेवल पर डिस्टर्ब होगा तो पूरे का पूरा ट्राइंगल प्रॉपरली डिस्टर्ब हो जाएगा। पीपल फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा, उसी के बारे में थोड़े डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं हॉलिस्टिक मॉडल्स इन प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में। तो हॉलिस्टिक मॉडल्स क्या होते हैं, इनका मेन एम होता है कि जो सिस्टम्स या फिर जो मॉडल डेवलप किए जाएँ वो इको फ्रेंडली हो, सस्टेनेबल हो, साथ के साथ वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए वर्क करें। जैसे पहला आता है हॉलिस्टिक टेक्नोलॉजी मॉडल, जिसका मतलब होता है कि ह्यूमन बेनिफिट और इन्वायरमेंट की सेफ्टी के लिए वर्क किया जाए और नेचर के एक्सप्लॉयटेशन को बिल्कुल अवॉइड किया जाए। अगर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं तो जितना ज़्यादा किया जा सकता है उतना ज़्यादा किया जाए, जिसकी वजह से ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी हम लोगों को अचीव होती है। और भी मॉडल्स हैं जैसे ह्यूमन सेंटर्ड मैनेजमेंट मॉडल। इसका जो होता है वो मेन फोकस होता है एम्प्लॉई के वेलबींग पे फोकस करना, यानी कि कोऑपरेशन को प्रमोट करना कंपटीशन की बजाय, जिसकी वजह से ट्रस्ट और फेयरनेस जो होता है वो बिल्ड होता है कंपनी या फिर एम्प्लॉयज़ के बीच में। इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी मॉडल की बात करें तो इसका मेन एम होता है कि जो ह्यूमन वैल्यूज हों उसको इनकलकेट किया जाए, साथ के साथ सस्टेनेबिलिटी पे वर्क किया जाए, वेलफेयर पे वर्क किया जाए और टेक्नोलॉजी का यूज किया ही जाए, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी हमें अचीव हो सके। जो सारी भी मॉडल्स और टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हमने पहले पढ़ा उसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि जो टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए वो सबसे पहले तो ये देखा जाए कि ह्यूमन वेलफेयर को मेन एम करें, लेकिन ऐसा ना हो कि साइड लाइन कर दें जो इन्वायरमेंट है उसके वेलफेयर को। जैसे अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग हम करते हैं तो इसकी वजह से केमिकल पेस्टिसाइड से हम लोग काफ़ी ज़्यादा बच पाएंगे।
तो वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि जो नेचर है उसके अंदर एथिकल टेक्नोलॉजी यूज की जाए। एथिकल टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एथिक्स के साथ कंबाइन कर दिया जाए, जिसकी वजह से जो हमें बाई प्रोडक्ट या फिर जो यील्ड मिलेगा वो सस्टेनेबल होगा, वापस से सारी चीज़ें नेचर में मिल जाएंगी। और जब नेचर में मिल जाएंगी तो ये नेचर का जो साइकिल है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। जबकि हम लोग अगर पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं तो वो नेचर में मिलने की बजाय नेचर को और ज़्यादा बर्बाद करती हैं। ट्रांजिशन टू यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, इसके अंदर सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल की बात करें तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बेस्ड होती है, यानी इसके अंदर हमें एथिकली और इस तरीके से वर्क करना है कि नेचर को हम लोग हार्म ना करें। और सोसाइटी लेवल पर बात करें तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस, कहने का मतलब ऐसा ग्रुप बनाएं जो कि वैल्यू बेस्ड हो, एथिक्स बेस्ड हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी लें, लेकिन एक ब्रॉडर सेंस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि हमें एनवायरनमेंट को गंदा नहीं करना है। ये सारी चीज़ें जब दो लेवल पे हम लोग इंश्योर करेंगे, यानी इंडिविजुअल लेवल और सोसाइटी लेवल पे हम ये इंश्योर करेंगे कि हमने एथिक्स को डेवलप कर लिया है, कोऑपरेशन को डेवलप कर लिया है, कॉम्पिटेंस को प्रॉपर तरीके से डेवलप कर दिया है, लोगों को समझा दिया है कि उनके एथिक्स क्या है, रूल्स क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, तो हम ये पाएंगे कि हमें यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की तरफ शिफ्ट करना ईजीनेस महसूस होगा। जैसे जो इंडिविजुअल अगर कोशिश करते हैं कि इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करना है, तो इसकी वजह से पूरे के पूरे सोसाइटी लेवल पर बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। क्योंकि एक इंडिविजुअल जब कुछ एक्शन लेगा तो बाकी सारे इंडिविजुअल को भी समझ आएगा कि नहीं, नेचर को हार्म करना बुरा रास्ता है, बजाय कि हम नेचर को लेस हार्म करके अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। वहीं यहाँ पे बताया गया है कि यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की तरफ ट्रांजिशन करने के लिए सबसे पहले हमें इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल कुछ एक्शंस लेने होंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा। जब ये करेंगे तो हम ये पाएंगे कि हम एक बेहतर वैल्यू बेस्ड, एथिक्स बेस्ड इंस्टीट्यूशन डेवलप कर पा रहे हैं, जहाँ पर सारे के सारे लोग ऐसे हैं जो नेचर को हार्म करने की बजाय, और नेचर को ही नहीं, बेसिकली ह्यूमन वेलफेयर के लिए भी वो कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं। जब इस रास्ते को हम फॉलो करेंगे तो हम ये पाएंगे कि यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की तरफ ट्रांजिशन हमारा सिंपल, इजी और काफ़ी सिंपल, मतलब बेहतर हो गया है। थैंक यू। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।